आज के लेक्चर का श्री गणेश करते हैं। द चैप्टर इज मॉर्गेजेस चार्जेस और एग्जाम फोकस के साथ बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अबाउट दिस, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्यूम्बरेंस, सेक्शन 77 टू सेक्शन 87। और ये जो नोट्स आप पढ़ने जा रहे हो, इसका एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन नोट्स को बनाने के पीछे श्रेय जो जाता है एक व्यक्ति है। वेल, ही वाज माय स्टूडेंट वे बैक इन 2006-2007 बैच एंड ही इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, CS विवेकानंद। तो जो आप डीजी मिनी बाइट्स इतने सारे देख रहे हो ना, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर है, जनरल मीटिंग का, और अभी आप मॉर्गेजेस चार्जेस देख रहे हो, या जो भी आप आगे भी देखोगे, तो वो सब वेल कहीं ना कहीं एक श्रेय CS विवेकानंद को जाता है। हाँ, मैंने भी नोट्स पे काम किया है, मैं मानता हूँ कि आई हैव वर्कड ऑन दैट, अपडेटेड अपग्रेडेड द नोट्स, वेल अमेंडेड द नोट्स, वो सारी चीज़ें हैं। और आज की तारीख में अभी CS विवेकानंद के बारे में बताऊँ, ही इज करंटली वर्किंग विद in Gurugram, in one of the companies in Gurugram, and that is as deputy general manager, as company secretary over there. And I'll say so thank you CS Vivek Anand for well helping me out in making these notes। और मैं सब बच्चों की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगा विवेकानंद को कि DG मिनी बाइट्स बनाने में बहुत बड़ा योगदान वेल CS विवेकानंद का है। सो ऑन दैट नोट, गेटिंग स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, वेल द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेल अबाउट द चैप्टर। हाँ जी, तो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं चार्जेस की। और सबसे पहली चीज़ 10-11 सेक्शन है, सेक्शन 77 टू 87, और ये भी सारे नहीं आते एग्जाम में, 2-3 सेक्शन है जो एग्जाम में आते हैं। और जब हम इस चैप्टर का श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो साथ में ये मालूम होना चाहिए जो रूल्स रेफरेंस में आते हैं, वो आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, फॉर्म सीरीज CHG1, CHG2 एंड सो ऑन। डेफिनेशन ऑफ चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एनक्यूम्बरेंस के नाम से भी पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्यूम्बरेंस। तो चार्ज मीन्स एनक्यूम्बरेंस एंड एनक्यूम्बरेंस मीन्स चार्ज। एग्जाम में याद रखना है इसको। हाँ, कई स्टूडेंट्स तो लास्ट मोमेंट तक यही कंफ्यूज रह जाते हैं, सर एनक्यूम्बरेंस क्या होता है। तो चार्ज इज एनक्यूम्बरेंस, एनक्यूम्बरेंस इज चार्ज। चार्ज मीन्स एनी इंटरेस्ट, एनी बर्डन, एनी लियन, कोई भार, कोई बर्डन क्रिएट हो रहा है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, कंपनी की किसी भी एसेट के ऊपर, कंपनी की किसी भी अंडरटेकिंग के ऊपर, मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बुक डेट्स एटसेट्रा बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। कंपनी लॉ में जो चार्ज की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 16 में, उसमें कहते हैं चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से एक अलग कहानी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कहते हैं मॉर्गेज एक अलग चीज है, चार्ज एक अलग चीज है, और दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होते हैं। एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, चार्ज और मॉर्गेज दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होते हैं, लैंड पे होते हैं, बिल्डिंग पे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन किंतु परंतु कंपनीज एक्ट में चार्ज सेक्शन 2 क्लॉज 16 इंक्लूड्स मॉर्गेज। चार्ज में मॉर्गेज भी आता है, और मॉर्गेज के अलावा हाइपोथिकेशन आता है, प्लेज आता है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथिकेशन और प्लेज एटसेट्रा। लेकिन सबसे पहली चीज, आपकी कंपनी चाहे अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करे, चाहे आपकी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मॉर्गेज क्रिएट करे, तो सबको मालूम होगा कि जिस दिन कंपनी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बैंक लोन लिया, कंपनी ने बैंक लोन लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लिया, कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट किया, और बैंक को बोला कि अगर हमने आपका लोन रीपे नहीं किया, तो आप हमारी सो एंड सो फैक्ट्री, सो एंड सो लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, जिसके ऊपर हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, इसको बेचकर, पब्लिक ऑक्शन करके, नीलामी करके, यहाँ से आप अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। तो वो हमने मॉर्गेज डीड या जो भी चार्ज इंस्ट्रूमेंट है, वो बैंक के फेवर में साइन कर दिया। और जिस दिन वो मॉर्गेज डीड साइन की है, उसके बाद हम कहते हैं कंपनी शेल फाइल फॉर्म CHG1 और CHG9 टू द ROC विद इन मैक्सिमम 30 डेज। और कहाँ की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 77 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको 30 दिन के अंदर फॉर्म CHG1 फाइल करना है। और अगर चार्ज क्रिएट किया डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में, तो CHG9 जाएगा। अदर देन डिबेंचर होल्डर्स, किसी के फेवर में भी क्रिएट किया है तो CHG1। तो किसी के भी फेवर में क्रिएट किया है CHG1, डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में क्रिएट किया है तो CHG9। क्लियर है ना, सिंपल। एंड देन वी से 30 डेज में अगर आपने CHG1 फाइल नहीं किया तो ROC कैन गिव एक्सटेंशन। ROC can give extension on the payment of additional fees। ROC में give extension further 30 days। आपको उसके लिए आपको additional fees पे करनी पड़ती है 6 times of the normal filing fees। तो अगर आप initial 30 days में फाइल करते हैं तो normal filing fees, अगर आप initial 30 days में फाइल नहीं करते, उसके बाद ROC extension लेकर फाइल करते हो, तो
वेल एडिशनल फीस 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फीस। और उसके बाद बात करते हैं कंपनी शेल अगर 30 + 30 60 डेज में भी फाइल नहीं किया, उससे भी ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद आफ्टर 60 डेज ROC कैन गिव सेकेंड एक्सटेंशन एंड सेकेंड एक्सटेंशन इज अप टू 60 डेज। लेकिन इस बार आपको ROC को पे करनी पड़ेगी एड वेलोरम फीस। एड वेलोरम का मतलब, एड वेलोरम तो लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ well loan taken and the mortgage created on the property of the company. I'm not saying depending upon the value of the property of the company, हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी 200 करोड़ है, आपने लोन 100 करोड़ का लिया है, तो जो एड वैलोरम फीस लगेगी वो 100 करोड़ के ऊपर लगेगी, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ है, जो आपने मॉर्गेज क्रिएट किया है वो 100 करोड़ के लोन के लिए क्रिएट किया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, वो वैल्यू नहीं देखनी है आपको, लोन की वैल्यू देखनी है। तो एड वैलोरम फीस, और एड वैलोरम फीस कितनी लगेगी सर जी, वो भी आपको बता देता हूँ। वेल एड वैलोरम फीस आगे आपको दिखाऊंगा, अभी वैसे अभी यहीं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट सेक। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, ICSM मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन बताने के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। दिस इज 0.05% ऑफ द लोन वैल्यू और अमाउंट सिक्योर्ड और ₹5 लाख विच एवर इज लेस। तो वी से वेल अगर आप एक बार रिपीट कर लेते हैं, अगर आपने शुरू में विद इन 30 डेज फाइल किया तो फाइल इट विद नॉर्मल फाइलिंग फीस। 30 डेज में फाइल नहीं किया, फर्स्ट एक्सटेंशन 30 डेज यू हैव टू पे द लेट फाइलिंग फीस, एडिशनल फाइलिंग फीस 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फीस। और अगर 60 डेज भी निकल गए आपके, 60 डेज के बाद आप नेक्स्ट 60 डेज एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो in that case will I'll say 0.05% of loan amount or ₹5 lakh whichever is less is your ad valorem fees for late filing। और 120 दिन हो गए आपके पास, अब 30 + 30 + 60 टोटल हो गए 120 डेज। और उसके बाद हम फर्दर एक्सटेंशन CG से मांगना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी। आफ्टर 120 डेज देयर इज नो CG अप्रूवल, CG कैन नॉट गिव फर्दर एक्सटेंशन। ROC, CG, NCLT, RD कोई भी अथॉरिटी आपको 120 दिन के आगे फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे सकती। और ऊपर से सेक्शन 86 में पेनल्टी है, वो पेनल्टी भी आपको बियर करनी पड़ेगी। और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हम उनके बारे में भी बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज। एंड आई एम होपिंग कि आप सब लोगों को ये सारी बातें ऑलरेडी पहले से पता भी हैं और आपको ये सारी बातें ऑलरेडी याद भी हैं। 30 + 30 + 60 120 डेज विल ओवर हेयर। और अब जब हम बात करें कोई भी चार्ज, तो वो चार्ज मॉर्गेज की फॉर्म में हो सकता है, प्लेज की फॉर्म में हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, हाइपोथिकेशन हो सकता है, चार्ज ऑन पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क हो सकता है, चार्ज ऑन बुक डेट्स हो सकता है, चार्ज ऑन अनकॉल्ड कैपिटल, मैंने आपको शेयर कैपिटल की रिवीजन में करवाया था, तो वो भी हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, यू हैव टू फाइल फॉर्म CHG1 टू द ROC विद इन 30 डेज। और उसके बाद नहीं तो नेक्स्ट 30 डेज फर्स्ट एक्सटेंशन 30 डेज पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, सेकेंड एक्सटेंशन 60 डेज पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस। और दोनों एक्सटेंशन कौन देगा, फर्स्ट एक्सटेंशन सेकेंड एक्सटेंशन दोनों कौन देगा, ROC। अगर आपने 120 दिन के अंदर भी फाइल नहीं किया तो कंपनी के लिए कितनी पेनल्टी है, कंपनी के लिए पेनल्टी है 5 लाख रुपए। और उसके बाद ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए भी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी है 50,000 रुपये। तो कंपनी के लिए एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए एग्जैक्ट 50,000 विच एवर इज, whichever is applicable to them, and that is exact 5 lakh rupees and 50,000 rupees exact। just a sec। अच्छा, दिवांश कह रहे सर कल एड वैलोरम हमने उसमें भी पढ़ा था स्टैम्प एक्ट में। अच्छा, वेरी गुड। तो ये पहली चीज समझ में आ गई है आप लोगों को, जो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, कि अगर आपने फॉर्म CHG1 फाइल करना है तो 30 डेज + 30 डेज + 60 डेज टोटल 120 डेज में फाइल करना है। 120 दिन के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, 120 दिन के बाद तो पेनल्टी लगेगी। कंपनी के लिए पेनल्टी 5 लाख प्लस ऑफिसर डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी इज 50,000। सो वेल एंड दैट इज एग्जैक्ट, न कम ना ज़्यादा। अब आ जाते हैं चार्ज की डेफिनेशन पे वापस, और जो चार्ज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 16 ऑफ कंपनीज एक्ट, और इलेबोरेट कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछते हैं यार भर के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। और चीज़ें भी आती है, चार्ज और हाइपोथिकेशन में क्या फ़र्क है, ये भी पूछ लेते हैं। तो चार्ज, और चार्ज के लिए दूसरा वर्ड क्या है, एनक्यूम्बरेंस, मैंने अभी बताया।
एनक्यूम्बरेंस। तो एनक्यूम्बरेंस और हाइपोथिकेशन में क्या फ़र्क है ये भी पूछ लेते हैं, कैसे भी करके घुमाकर पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए। तो चार्ज मीन्स और डेफिनेशन, लॉ मेकर ने डेफिनेशन दो पार्ट में लिखी है। फर्स्ट पार्ट चार्ज मीन्स, सेकंड पार्ट चार्ज इंक्लूड्स। फर्स्ट पार्ट चार्ज मीन्स और इंक्लूड्स में जो सेकंड पार्ट है, इंक्लूड्स में तो सिर्फ एक वर्ड आता है, मॉर्गेज। Charge includes mortgage. So getting started, charge means any interest or lien created on the property or the assets of the company or the undertaking or both the both as security. अब ये सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन है आपका, अब ये देखकर डर नहीं जाना ये देखकर डर नहीं जाना। सो चार्ज में जो हम कह रहे हैं, चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और द लियन इज क्रिएटेड दैट इज इन द नेचर ऑफ बर्डन। किसके ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही है कंपनी? अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑन इट्स प्रॉपर्टी, ऑन इट्स एसेट। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी एसेट? टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर क्रिएट होता है तो वो होता है मॉर्गेज। मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है तो वो होता है हाइपोथिकेशन या प्लेज। मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है, और कंपनी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने पास रखती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। अगर कंपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन उठाकर लेंडर को दे देती है तो उसको कहते हैं प्लेज, और फिर वो प्लेजर प्लेजी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। So charge can be created on the intangible assets also, patent, copyright, goodwill, trademark, license of copyright, patent, इन सब के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन आता है चार्ज ऑन द बुक डेट्स। हमारी कंपनी के पास एक डेटर है जिसने हमारी कंपनी ने उसको 100 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। अभी हमारी कंपनी बैंक लोन ले रही है 50 करोड़ का, और हमारा जो 100 करोड़ का बुक डेट है, जो हमारा डेटर है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं हम इन द फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक। और लेंडिंग बैंक को कह रहे हैं कि अगर बैंक लोन हमने 50 करोड़ रीपे नहीं किया तो आप हमारा डेटर जो है ना, जिसने हमारी कंपनी को 100 करोड़ देने हैं, उसकी गर्दन पकड़ लेना और उससे आप अपना बैंक लोन 50 करोड़ प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर जो है वो रिकवर कर लेना। और चार्ज होल्डर को हम इन्फॉर्म, जो हमारा बुक डेट है, मतलब जो हमारा डेटर है, उसको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने बुक डेट के ऊपर, डेटर के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप कि सर बुक डेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या इस फॉर्म में CHG बन जाएगा? इस केस में क्या फॉर्म CHG बन जाएगा? आंसर इज यस। गिव मी अ थम्स अप। सो देन नेक्स्ट वन, चार्ज ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और मैंने आपको ये शेयर कैपिटल के रिवीजन में करवा दिया था, बिल्कुल लास्ट में एंड पार्ट में जाकर। और साथ में एक चीज़ और भी बोलूँगा, चार्ज ऑन रिजर्व कैपिटल क्रिएट नहीं हो सकता, वो भी मैंने आपको शेयर साथ साथ बता दिया था शेयर कैपिटल के अंदर, तो वो कनेक्टेड है यहाँ पर, तो मैं उस पर दोबारा से टाइम नहीं लगाऊंगा। वो पूरा डायग्राम दोबारा ओपन नहीं करूँगा मैं, आई एम नॉट ओपनिंग द डायग्राम वंस अगेन ओवर हेयर। देन चार्ज क्रिएटेड ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कार्स वगैरह। अगर आप प्लेज भी क्रिएट करते हैं तो भी CHG बन जाएगा, प्लेज क्रिएट करते हैं तो भी CHG बन जाएगा। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में CHG बन नहीं जाता था जब हम प्लेज क्रिएट करते थे, अब जाता है। और मॉर्गेज की बात करते हैं तो मॉर्गेज इज ऑलवेज 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 ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो फिक्स हो चुकी है, उसके ऊपर आप क्रिएट कर रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता अभी, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खोल के, आई डोंट वांट टू डिफाइन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें 1 घंटा लग जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ समझने में, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट एनीथिंग विच इज लैंड और फिक्स्ड विद द लैंड, हाँ, बिल्डिंग, वॉल्स, जो भी इमूवेबल आपने बना दिया है वो इमूवेबल है। और उसके ऊपर आप अगर कोई चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो मॉर्गेज है। और कंपनीज एक्ट में तो हम कहते हैं charge includes mortgage, charge includes mortgage for the purpose of companies act। अब एक चीज़, जब हम बोल रहे हैं कि ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है, ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है मे बी ऑन टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, किस पर्पस के लिए? वो पर्पस क्या है? एज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी किस बात की? सिक्योरिटी 3 चीज़ों की होती है, पहले सुन लो आप। 3 चीज़ों के लिए होती है सिक्योरिटी। नंबर 1, हमारी कंपनी ने कोई लोन लिया है और हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हमने लोन रीपे नहीं किया तो लेंडर हमारी प्रॉपर्टी को अटैच करके, पब्लिक ऑक्शन करके, बेचकर वहां से अपना लोन रिकवर कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, लोन नहीं लिया हमारी कंपनी ने, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसमें हमारी कंपनी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें परफॉर्म करनी है, तो हमारी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है कि अगर हमने अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो अपोजिट पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, वो हमारी कंपनी की फैक्ट्री, लैंड कुछ बेचकर वहां से अपना लॉस रिकवर कर सकती है, अपने आप को कॉम्पनसेट कर सकती है। तो हमारी कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया
और अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की अंडर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द कंपनी, जिसकी वजह से अपोजिट पार्टी को लॉस हुआ, तो अपोजिट पार्टी को हमने एक मॉर्गेज दिया है, एक चार्ज दिया है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कि आप सो एंड सो प्रॉपर्टी बेचकर अपना लॉस रिकवर कर लेना। नंबर 2, तो नंबर 1, वेल सिक्योरिटी किस चीज की है? फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। नंबर 3, एक और है, ऐसा कोई पैसा जो हमारी कंपनी ने देना है वो लोन नहीं है। हमारी कंपनी ने किसी को कोई पेमेंट देनी है लेकिन वो लोन नहीं है, दैट इज हमने कोई लोन नहीं लिया, लोन की सिक्योरिटी नहीं है। एनी अमाउंट अदर देन लोन, एनी अमाउंट अदर देन लोन। अब वो अमाउंट हो सकता है वो रेंट हो, हमारी कंपनी ने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, एक बिल्डिंग रेंट पे ली है जिसका अच्छा खासा रेंट है 2 करोड़ रुपीस पर मंथ, और एक साल का रेंट हो जाता है 24 करोड़। और ऐसे में हमारी कंपनी अपनी अपनी एक पुरानी एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है इन द फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट बिल्डिंग कि अगर हमने आपका रेंट पे नहीं किया तो आप हमारी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके पब्लिक ऑक्शन करके बेचकर अपना रेंट रिकवर कर सकते हैं। तो सिक्योरिंग अ पेमेंट ऑफ मनी अदर देन लोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप बात समझ में आई है आपको। 3 चीज़ों के लिए सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, 3 चीज़ों के लिए। तो पहला रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और तीसरा पेमेंट ऑफ सम अदर सम ऑफ मनी अदर देन लोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है, सही बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन आई से हमारे लिए तो सिर्फ इतना है कि एज कंपनी सेक्रेटरी मुझे तो तीनों केस में CHG1 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 फाइल करना है, चाहे सिक्योरिटी लोन रीपेमेंट के लिए हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए हो, चाहे किसी और पेमेंट ऑफ मनी के लिए हो। हमें तो एज कंपनी सेक्रेटरी क्या करना है, तीनों केसेस में फॉर्म CHG1 फाइल करना ही है। और मॉर्गेज क्रिएट कर रहे हैं ऑन द इमोल प्रॉपर्टी तो उसके लिए भी करना है। वेल CHG1 तो फाइल होगा, विल बी फाइल्ड। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, तो अब वो 3 चीज़ें आपको यहाँ थोड़ा सा नीट एंड क्लीन साफ सुथरी नज़र आ रही हैं, बट ये 3 चीज़ें 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और मैं कहूँगा जब डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन के नीचे सिक्योरिटी लिख देना, सिक्योरिटी इज क्रिएटेड फॉर दीज 3 पर्पसेस। सिक्योरिटी इज क्रिएटेड, सिक्योरिटी इज क्रिएटेड फॉर एनी वन ऑफ द 3 पर्पसेस। और कोई चौथा पर्पस होता ही नहीं है, और कोई चौथा पर्पस बनता भी नहीं है। सिक्योरिटी इज क्रिएटेड फॉर, सिक्योरिटी इज क्रिएटेड बाय कंपनी for these 3 purposes। अच्छा, कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं बताया है 3 पर्पस, कंपनीज एक्ट में नहीं बताया, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, और एग्जाम में लिखने हैं आपको ये 3 पर्पस कि सिक्योरिटी इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर दीज 3 पर्पसेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज चार्ज, तो ये सिर्फ 2 लाइन की डेफिनेशन थोड़ा लिख कर आओगे, थोड़ा सा तो बताओगे, इलेबोरेट करोगे ना कि चार्ज किस पर्पस के लिए क्रिएट होता है, कौन सी प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल वगैरह वो सब थोड़ा तो इलेबोरेट करोगे ना। और अभी आपको लेकर जा रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तरफ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और कंपनीज एक्ट, ये कंपैरिजन भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहते हैं चार्ज इज क्रिएटेड ओनली ऑन द इमोल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद इमोल प्रॉपर्टीज, तो चार्ज इज क्रिएटेड ओनली 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 ऑन इमोल प्रॉपर्टी। और लेकिन कंपनीज एक्ट में कहते हैं चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द इमोल प्रॉपर्टी, ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑन द टेंजिबल प्रॉपर्टी, ऑन द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ऑन द बुक डेट्स, ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर वेल ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कहते हैं चार्ज इज क्रिएटेड ईदर बाय अ नेचुरल पर्सन और बाय आर्टिफिशियल पर्सन। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो सबके लिए है ना, आप भी हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे बेचोगे तो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कंपनीज के लिए भी है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द कंपनी, कंपनी के अलावा कोई है ही नहीं ना यहाँ पर। तो यहाँ तो कंपनी के अलावा किसी दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन की बात भी नहीं करना मैं, ओनली 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 कंपनी। तो एक इंडियन कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है अपनी एसेट्स के ऊपर, मे बी इन इंडिया मे बी आउटसाइड इंडिया, तो CHG1 फाइल करना है। एंड देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चार्ज डज नॉट इंक्लूड मॉर्गेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है और मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट भी है, तो वहाँ क्लियर कट मेंशन है चार्ज डज नॉट इंक्लूड मॉर्गेज। जबकि कंपनीज एक्ट में उल्टा है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 16 में क्लियर लिखा है चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। कंफ्यूजिंग हो गया,
अभी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में चार्ज इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस, व्हाट पर्पस? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चार्ज क्रिएट होता है कौन से पर्पस के लिए? सिर्फ एक पर्पस के लिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में चार्ज क्रिएट होता है सिर्फ एक पर्पस के लिए, और वो हम बोलते हैं क्लियर कट, अदर देन रीपेमेंट ऑफ लोन, अदर देन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चार्ज क्रिएट होता है ओनली फॉर पेमेंट ऑफ मनी अदर देन रीपेमेंट ऑफ लोन, मे बी फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रेंट के लिए चार्ज क्रिएट होता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो कॉन्सेप्ट है चार्ज का, वहां चार्ज क्रिएट होता है ओनली फॉर द रीपेमेंट, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ अ मनी विच इज अदर देन लोन, और वहां पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चार्ज क्रिएट नहीं होता, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए चार्ज क्रिएट नहीं होता। तो एक तो चार्ज क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और वो भी क्रिएट होता है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अदर देन लोन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप गेटिंग दिस। दूसरी तरफ बात हो रही है, वेल कंपनीज एक्ट 2013 में चार्ज क्रिएट होता है तीनों कामों के लिए। नंबर 1 रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और पेमेंट ऑफ एनी मनी अदर देन लोन, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रेंट। और अगर मैं अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करूं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, बिल्डिंग पे अगर चार्ज मतलब कोई बर्डन क्रिएट कर रहे हो फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज कहा जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज मीन्स व्हाट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज मीन्स any burden created on the immutable property for the repayment of loan or for the performance of contract। इन दो कामों के लिए बर्डन क्रिएट किया जा रहा है, तो दैट इज मॉर्गेज, दैट इज मॉर्गेज, और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन यहां पर तो क्या बोलते हैं हम कंपनीज एक्ट में? कंपनीज एक्ट में तो हम ये बोलते हैं चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में फर्क समझ में आ गया ना? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चार्ज एक तरफ, मॉर्गेज एक तरफ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज क्रिएट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, आइदर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चार्ज क्रिएट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ऑन द लैंड, बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी मनी अदर देन लोन। दैट्स इट। ये बड़ा क्लियर का डिफरेंस है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बड़ा क्लियर है, चार्ज डज नॉट इंक्लूड मॉर्गेज, मॉर्गेज डज नॉट इंक्लूड चार्ज। खत्म कहानी। दैट इज ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। कंपनीज एक्ट में कहानी अलग है। कंपनीज एक्ट में कहते हैं चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, एंड द चार्ज मींस कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बर्डन क्रिएट किया है, आइदर फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन और फॉर द पेमेंट ऑफ वेल एनी मनी अदर देन लोन और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा सर, लेकिन तोते उड़ गए, ये तो बड़ा हाई लेवल है। इतना हाई लेवल भी नहीं है, मतलब बारीकियों में जाना है और सर्जरी करनी है। बाल की खाल, खाल की भी खाल, और उस खाल की भी खाल, तो बहुत कुछ निकालना है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में फाइनली वी से द चार्ज इज क्रिएटेड आइदर by the act of parties or that is for the rent agreement etc और by operation of law। आपकी एम्प्लॉयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज का ग्रेचुटी पे नहीं किया, बोनस पे नहीं किया, तो ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट, लेबर लॉज, दे क्रिएट अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो ये भी होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। द चार्ज इज क्रिएटेड ईदर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, और एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब एक वो व्यक्ति है जो अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहा है, एक दूसरा है जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, चार्ज होल्डर, वो एक चीज हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बात हो रही है चार्ज इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो वेल जिसकी प्रॉपर्टी है वो चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी है वो चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज की ग्रेचुटी पे नहीं की, बोनस पे नहीं किया, तो जो लेबर लॉज हैं, लॉ मेकर ने लॉ में लिखा है कि एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, पब्लिक ऑक्शन करेंगे, बेचेंगे, और वहां से जो पैसा आएगा एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी पे करेंगे, एम्प्लॉयज को बोनस पे करेंगे। तो ये तो एक अलग कहानी हो गई, एक अलग कहानी होगी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंपनीज एक्ट में द चार्ज इज क्रिएटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ ऑन इट्स प्रॉपर्टी थ्रू रेंट एग्रीमेंट और व्हाटएवर एल्स से, किसी भी तरीके से चार्ज क्रिएट हो रहा है, लोन एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, किसी भी तरीके से। लेकिन हम कह रहे हैं इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला कोई फंडा है ही नहीं। फॉर्म CHG-1 सिर्फ तभी फाइल करेंगे जब कंपनी खुद अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेगी, मे बी मॉर्गेज, मे बी हाइपोथिकेशन, मे बी प्लेज, दैट इज देयर। तो ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। और ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में? अब देखो जरा एग्जाम में, आपको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन आता है। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर, वेल सिर्फ एक
फटाफट से एक एग्जांपल, एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, एक सबसी कंपनी है एच लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 51% शेयर्स ऑफ सबसी कंपनी, वैल्यू एंड शेयर्स की 5100 करोड़। फिर होल्डिंग कंपनी ने बैंक लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, 2500 करोड़ का लोन लिया, लोन टेन्योर 5 साल। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या किया, होल्डिंग कंपनी ने जब बैंक लोन लिया तो 51% शेयर्स वो जो सबसी कंपनी में होल्ड कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू 5100 करोड़ है, एज पर बैलेंस शीट जो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू नेट एसेट वैल्यू पर शेयर के हिसाब से निकाला, तो उन 5100 करोड़ के शेयर्स को प्लेज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, 5 साल के लिए प्लेज कर दिया। और 5 साल के लिए प्लेज करके उनको क्या बोला कि अगर हम आपका लोन रीपे नहीं करते, ये 2500 करोड़ का लोन रीपे नहीं करते, इसमें हम डिफॉल्ट करते हैं, तो ये 5100 करोड़ के शेयर आप पब्लिक ऑक्शन में बेच सकते हो, उसमें से आप अपना लोन रिकवर कर सकते हो। अब प्लेज क्रिएट किया है, और प्लेज करने का मतलब वही गिरवी रख दिया है। अब मुझे एक चीज बताना, पोजीशन ऑफ शेयर्स 51% शेयर्स पोजीशन किसके पास रहेगा, 5 साल पोजीशन किसके पास रहेगा, 51% शेयर्स का पोजीशन एच लिमिटेड अपने पास रखेगी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर में आपको मुझे बताना है, फटाफट आंसर देना फटाफट, एच या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 5 साल के लिए जो शेयर्स गिरवी रख दिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दिए हैं कि आपके पास गिरवी रखे 5 साल के लिए, तो पोजीशन किसको दिया जाएगा इन शेयर्स का, मतलब पोजीशन किसके पास रहेगा, पोजीशन किसके पास रहेगा इन शेयर्स का, एच लिमिटेड अपने पास रिटेन करेगी पोजीशन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देगी पोजीशन 5 साल फॉर 5 इयर्स जब ये प्लेज किए हैं। तो एच लिमिटेड खुद के पास रखेगी पोजीशन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पोजीशन पास ऑन कर दिया जाएगा। तो सब लोगों के आंसर आ रहे हैं लाइन लगाकर, एच एच एच। 100% गलत जवाब, 100% रॉन्ग आंसर, सबके आंसर आ रहे हैं एच। तो करेक्ट आंसर इज एसबीआई। प्लेज किया है भाई, प्लेज का मतलब गिरवी रखा है, मतलब पोजीशन लेंडर को दे दिया जाता है। प्लेज का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी पोजीशन लेंडर को दे दिया जाता है टिल द लोन इज रीपेड। और जब लोन रीपे करेंगे ना, 5 साल पूरे होंगे, 5 साल कंप्लीट होंगे, लोन रीपे करेंगे, तो उसके बाद then the position will come back to H. तो pledge का मतलब क्या है, the possession is given to SBI, possession is given to lender। till loan is repaid। अगर कंपनी एच लिमिटेड इन शेयर्स का पोजीशन अपने पास रखती तो हाइपोथिकेशन होता। अगर शेयर्स का जिस प्रॉपर्टी पे, जिस मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, उसका पोजीशन कंपनी अपने पास रखती तो हाइपोथिकेशन होता। चलिए मजा आया, बढ़िया। एग्जाम में गलती मत करना बस, अगर पोजीशन हैंड ओवर किया जा रहा है तो वो प्लेज है। अब सुनो जरा, एच लिमिटेड कंपनी ने अगर ये प्लेज क्रिएट किया है ना 51% शेयर्स के ऊपर, तो एच लिमिटेड कंपनी शेल फाइल CHG1। एग्जाम के लिए याद रखना, एच कंपनी शेल फाइल CHG1 विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ प्लेज। प्लेज क्रिएट किया है तो 30 दिन के अंदर CHG1 जाएगा। Mortgage always on the immovable property, pledge and hypothecation always on the movable property। चलिए अब एक चार्ट और देख लेते हैं यहाँ पर क्लैरिटी के लिए, हाँ आप लोगों के फायदे के लिए, क्लैरिटी के लिए। 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ चार्जेस, mortgage, hypothecation, pledge। Mortgage is always on the immovable property, hypothecation is on the movable property, pledge is also on the movable property। फर्क क्या होता है दोनों में? Well, in case of hypothecation, the possession of the movable property, कंपनी अपनी जिस movable property के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है, कंपनी अपनी जिस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हाइपोथिकेशन क्रिएट कर रही है, उसका पोजीशन कंपनी अपने पास रिटेन करती है, बोरोवर कंपनी अपने पास रिटेन करती है। द पोजीशन ऑफ द कंसर्न मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड बाय द बोरोवर। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कार लोन। आप भी जिंदगी में कभी कार लोन लोगे, या पापा ने कभी अगर कार लोन लिया तो उनसे पूछना
कार लोन, बाइक लोन, स्कूटर लोन, वटेवर आई से। तो उस लोन में क्या होता है कि जो बोरोवर है, जो आईसीआईसीआई कार लोन ले रहा है, एचडीएफसी कार लोन ले रहा है, कार का पोजीशन अपने पास रखेगा और कार की ईएमआईज हर महीने मंथली ईएमआई देता रहेगा। तो वो जो एग्जांपल है वो है हाइपोथिकेशन, कि जो बोरोवर है कार वेल बोरो बैंक लोन लेकर पैसा बोरो करके कार खरीद रहा है, पोजीशन अपने पास रख रहा है, तो वो हाइपोथिकेशन है। अगर आपने कार उठाकर 3 साल के लिए 5 साल के लिए लेंडिंग बैंक को दे दी कि आप ही चला लो, अजीब सी बात होगी वैसे कि आपने कार लोन लिया, कार खरीदी और कार का पोजीशन आपने बैंक को दे दिया और बोल रहे हैं कि 5 साल तक हम ईएमआई देंगे और जब ईएमआई कंप्लीट हो जाएगी तब कार हमें देना। तो हम तो 5 साल तक पैदल ही चल रहे हैं। वैसे बड़ी बेवकूफ़ाना बात है, लेकिन अगर फिक्टिशियस एग्जांपल लेते हैं, ऐसा है अगर आपने कार का पोजीशन उठाकर बैंक को दे दिया तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेज। प्लेज का मतलब क्या है? प्लेज ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन इज गिवन बाय द बोरोवर टू द लेंडर टेम्परेरली टिल द लोन इज रीपेड। और कभी सुना है कभी मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन लिया जाता है मुथूट फाइनेंस, तो उसमें क्या होता है लोग अपने गोल्ड गिरवी रखते हैं, वो प्लेज होता है, वो प्लेज होता है। और यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया, होल्डिंग कंपनी ने लेंडिंग बैंक के पास क्या गिरवी रखा? हाँ जी, मुथूट फाइनेंस सुना हुआ है ना, चोलामंडलम फाइनेंस, गोल्ड लोन लिया जाता है तो वो प्लेज होता है ना। आप अपने घर से गोल्ड ज्वेलरी उठाकर प्लेज कर देते हो टू द मुथूट फाइनेंस और उनको बोलते हो कि जब हम आपका लोन रीपे कर देंगे तो आप हमारा गोल्ड, हमारी ज्वेलरी हमें वापस कर देना। दैट इज प्लेज। बिल्कुल, हाँ जी माधुरी, वेरी मच वेरी मच। और ये जो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी ने किया है, ये बैंक से लोन लिया और 51% शेयर्स का पोजीशन उठाकर किसको दे दिया? लेंडिंग बैंक को। तो ये क्या है? प्लेज है। द पोजीशन इज गिवन टू द लेंडिंग बैंक। लेकिन 100 बातों की एक बात, सारे केसेस में, तीनों केसेस में क्या जाएगा? फॉर्म CHG1। कंपनी सेक्रेटरी को किस चीज़ की परवाह है? फॉर्म CHG1 टाइम से चले जाना चाहिए विद इन 30 डेज। इसके अलावा चार्ज में और क्या कैटेगरीज हैं? चार्ज ऑन द, ये तीन तो बेसिक है, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज। इसके अलावा चार्ज ऑन द इंटेंजिबल एसेट, अब उसको चार्ज बोलते हैं, उसको मॉर्गेज भी नहीं बोलते, हाइपोथिकेशन भी नहीं बोलते, प्लेज भी नहीं बोलते। अगर आप पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो सिंपली कॉल इट चार्ज, डोंट कॉल इट मॉर्गेज, डोंट कॉल इट हाइपोथिकेशन, डोंट कॉल इट प्लेज। चार्ज ऑन द बुक डेट्स, डेटर के ऊपर क्रिएट करते हो, सिंपली कॉल इट चार्ज। चार्ज ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल इज सिंपली कॉल्ड एज चार्ज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और कैटेगरीज बना सकते हैं, द लिस्ट इज इंक्लूसिव, लिस्ट इज इंक्लूसिव। देन आई विल से मूविंग ऑन फर्दर, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको समझ में आ गई। ये कार लोन का एग्जांपल है बट नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम। अब सुनो जरा ध्यान से। और ये रिजर्व कैपिटल मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि रिजर्व कैपिटल जो आपने रिजर्व कर दिया वाइंडिंग अप के ऊपर लिए, उसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। वी टॉक्ड अबाउट दैट। अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आप देंगे। इज इट हाइपोथिकेशन और प्लेज? मेरा दिल गिरवी है तेरे पास, संभाल के रखना, ये क्या है? ये हाइपोथिकेशन है, ये प्लेज है? व्हाट इज दिस? चलो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वेल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और एक छोटा सा सवाल और है, मिस्टर पकोड़ा मिस जलेबी। मिस्टर पकोड़ा जो है, मिस जलेबी ने क्या दिया है? स्टेप नंबर 1, मिस जलेबी ने मोहब्बत का लोन दिया है मिस्टर पकोड़ा को, और मिस्टर पकोड़ा ने बदले में क्या बोला? मेरे दिल का चैन गिरवी रख दिया मैंने तेरे पास। अब इसको क्या बोलेंगे? दिल का चैन गिरवी रख दिया तेरे पास, तो क्या है ये? व्हाट इज दिस? हाइपोथिकेशन और प्लेज? थिंक अबाउट इट। चले आगे। हो गया, एग्जाम के लिए नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम, ओनली फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग। और सोच लेना क्लास खत्म होने के बाद। तरनीत कह रही है सर रिटेन तो अपने पास ही किया हो ना अंदर, तो हाइपोथिकेशन है। चलो मतलब लगा ही दिया आपने, लीगल लॉजिक लीगली अप्लाई कर ही दिया आपने। आ जाओ अभी यहाँ पर। वेल मॉर्गेज तो सब लोग कह रहे हैं हाइपोथिकेशन हाइपोथिकेशन हाइपोथिकेशन। कोई बीच में है कोई जो कह रही है सर प्लेज हो गया? मतलब कैसे निकाल के दे दिया क्या? यहाँ सर्जरी करवा के निकलवा कर दिया है क्या? मेरा दिल गिरवी है तुम्हारे पास। सो वेल आई से हाइपोथिकेशन ही बोलेंगे ना। मॉर्गेज और चार्ज डिफरेंस आता है, एग्जाम क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन क्वेश्चन।
वेल एंड आपको फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आपके डीजी मिनी बाइट्स में फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है आपको। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वी आर सेइंग मॉर्गेज इज क्रिएटेड, और लेट मी ओपन दैट फाइल ओनली। यप्स, so this is your past exam question answer. Mortgage is created only by the act of two parties, that is mortgager and mortgagee, as per Transfer of Property Act, और Transfer of Property Act में section number 58, section number 58 of Transfer of Property Act, जहाँ लिखा है mortgage is created only by the act of two parties, mortgager and mortgagee, and लेकिन charge की बात करते हैं तो charge may be created by the act of two parties और may be by operation of law, जो मैंने बात की labor laws का example लिया था। This is as per section 100 of Transfer of Property Act। अभी हम कंपनीज एक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट है ही नहीं पिक्चर में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से चल रहा है। तो मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ टू पार्टीज ओनली, एंड चार्ज इज क्रिएटेड आइदर बाय द एक्ट ऑफ टू पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही बात हो रही है। द मॉर्गेज में बी क्रिएटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में लिखने हैं ये सारे पॉइंट आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉर्गेज इज क्रिएटेड दो कामों के लिए होता है, या तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए या तो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। चार्ज इज क्रिएटेड ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ मनी अदर देन लोन, बस ये याद कर लेना बहुत अच्छे से। चार्ज इज क्रिएटेड फॉर द पेमेंट ऑफ एनी मनी और रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बट अदर देन लोन, लोन के अलावा, रिकवरी ऑफ एनी मनी अदर देन लोन, एंड इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कहाँ लिखा हुआ है? सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बातें हो रही हैं, सेक्शन 58 एंड सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर बात कर रहे हैं अभी नीचे, अभी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात चल रही है। द मॉर्गेज इज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक ऑन द स्पेसिफिक इमूल प्रॉपर्टी, जिसको आप पहचान पाते हैं कि इस लैंड के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर, इस फैक्ट्री के ऊपर मॉर्गेज है। द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द इमूल प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन ऑलवेज। तो दोनों तरफ ये चीज तो क्लियर है कि दोनों तरफ जो क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो यही कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सॉरी चाहे मॉर्गेज हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो यही कहता है चाहे मॉर्गेज हो चाहे चार्ज हो, दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होते हैं। मूवेबल की बात ही नहीं हो रही है, इनटेंजिबल की बात ही नहीं हो रही है। यहां तक बातें क्या हो रही हैं? एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहां से अब कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है और हम थोड़ा सा कंपनी लॉ को लेकर आ रहे हैं बीच में। और कंपनी लॉ के हिसाब से क्या लिख रहे हैं? एज पर कंपनीज एक्ट the charge may be created on the intangible property, movable as well as immovable, and then tangible property, intangible property, और intangible property में patent, copyright, trademark, goodwill, book debts, uncalled capital, etc etc, और चीज़ें भी हैं वो आपको पता है। तो अब कुल मिलाकर कहानी ये है, ये तो अब हम कंपनीज एक्ट में आ गए सेक्शन 2 क्लॉज 16, और सेक्शन 2 क्लॉज 16 के हिसाब से जो चार्ज की डेफिनेशन दी हुई है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन ऑल ऑफ देम। तो ऊपर सब कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से चल रहा था, फिर बीच में कहानी में ट्विस्ट आता है एज पर कंपनीज एक्ट। एग्जाम में सर हमें दोनों लिखने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी और कंपनीज एक्ट भी? आंसर इज यस। ऐसे ही टेबल बनाकर लिखना, ऐसे ही टेबल बनाकर लिखना, और याद रखना कि ऊपर वाले पॉइंट्स कहाँ तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चल रहा है, कहाँ से कंपनीज एक्ट बीच में आता है। क्योंकि 99% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, 99% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया आज तक इस टेबल को समझ ही नहीं पाए हैं, समझ ही नहीं पाए हैं। ये तो सच्चाई है। वेल 99% स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले 3 पॉइंट ऊपर ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से चल रहा है, फिर कंपनीज एक्ट कहाँ से आता है। 99% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया ये आंसर गलत लिख कर आएंगे एग्जाम में, ये भी सच है, ये भी सच है। रट्टा मार कर जाएंगे और रट्टा कुछ और मार कर जाएंगे, लिख कर कुछ और आएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं बेचारों को, वो बेचारे उनको मालूम ही नहीं कि कहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और कहाँ कंपनीज एक्ट है। आप लोगों को पता है, यू आर वेल अ लिटिल वेल आई विल से लकी दैट वे। सो then going on further, mortgage creates immediate right in the property in the favor of mortgagee। तो mortgage जो होता है वो एक immediate right create कर देता है in the favor of mortgagee। इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, usufructuary mortgage, usufructuary mortgage। सो यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज का मतलब हमारी कंपनी के पास कोई एक प्रॉपर्टी है। यूसुफ्रक्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो यूसुफ्रक्ट लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इनकम, इनकम या प्रॉफिट। यूसुफ्रक्ट का क्या मतलब होता है? इनकम या प्रॉफिट।
हमारी कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी है जो हमने रेंट पे दी हुई है। जैसे हमारी कंपनी डीएलएफ है, हमने एक शॉपिंग मॉल बनाया, 500 शोरूम है, हमने 500 शोरूम रेंट पे दिए हुए हैं, लीज पे दिए हुए हैं, 9 साल का लीज एग्रीमेंट है, मंथली लीज रेंट आता है, और हमने बेचा नहीं है कोई भी शोरूम। कोई भी एक, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम शोरूम बेचते नहीं है, शॉपिंग मॉल बनाते हैं, शोरूम बनाते हैं, रेंट पे देते हैं। देन आई से, तो कुल मिलाकर कहानी ये है। सो डीएलएफ ने 500 शोरूम रेंट पे दिए हुए हैं और 500 शोरूम का मंथली रेंट आता है। अब डीएलएफ ने लिया बैंक लोन 5,000 करोड़ का और बोला कि जो 500 शोरूम है इनसे आने वाला जो मंथली रेंट है वहां से हर महीने बैंक का लोन रीपे होगा। तो जो हमारा शॉपिंग मॉल से रेंट आ रहा है, मंथली रेंट आ रहा है, वो सारा का सारा बैंक लोन रीपे करने में जाएगा। शॉपिंग मॉल के ऊपर यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज क्रिएट कर दिया डीएलएफ ने, अपने शॉपिंग मॉल के ऊपर यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज क्रिएट कर दिया और ये बोला कि वहां पर 500 शॉप्स, शोरूम्स हैं, वहां से आने वाला सारा रेंट लेंडिंग बैंक को तब तक जाता रहेगा जब तक लोन 100% रीपे नहीं हो जाता विद इंटरेस्ट। और जब लोन 100% रीपे हो जाएगा विद इंटरेस्ट तो उसके बाद फिर ये मॉर्गेज खत्म हो जाएगा। दिस मॉर्गेज इज कॉल्ड एज यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। समझ में आ गया? गिव मी अ थम्स अप। सो वेल, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज creates immediate right in the property. Mortgage creates immediate right in the property. Then the charge creates future right in the property which is enforceable by the charge holder only at the time of default in the payment other than the loan by the person liable to make the payment over there. So charge क्या है? charge present right create नहीं कर रहा है, charge क्या create कर रहा है? फ्यूचर राइट। फ्यूचर में अगर डिफॉल्ट होगा तब की तब देखी जाएगी और चार्ज होल्डर को तब एक राइट मिलेगा जब जब फ्यूचर में डिफॉल्ट होगा। ओनली एट द टाइम ऑफ विल डिफॉल्ट इन द पेमेंट। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डिफॉल्ट इन द पेमेंट अदर देन लोन। लोन की तो बात ही नहीं हो रही है ना, लोन की तो बात ही नहीं हो रही है। तो भाई अदर देन लोन। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बात हो रही है, कंपनीज एक्ट नहीं है ये, दिस इज नॉट कंपनीज एक्ट, दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो फ्यूचर में अगर हम आपका कोई रेंट पे करने में डिफॉल्ट करेंगे, कोई और अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट करेंगे विच इज अदर देन लोन, उस वक्त आपको एक राइट मिल जाएगा हमारी प्रॉपर्टी में, तो दैट इज चार्ज, दैट इज चार्ज। Last point coming up, mortgage follows the property in the hands of buyer always, whether the buyer has knowledge about such mortgage or not। चाहे buyer को mortgage के बारे में पता हो या ना पता हो, ये चीज़ ना बड़ी खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। याद रखना, जिंदगी में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या आपके पापा कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पहले चेक करवा लेना कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बैंक लोन तो नहीं है, उसके ऊपर कोई मॉर्गेज तो नहीं है। अगर आपको नहीं पता और आपने बिना सोचे समझे खरीदा और आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने उसकी फुल पेमेंट दे दी सेलर को, सेलर को फुल पेमेंट दे दी और सेलर पैसे लेकर चला गया प्रॉपर्टी आपके नाम करके। बाद में अगले महीने, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो लेंडिंग बैंक आकर बैठ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर उस पहले वाले सेलर ने मॉर्गेज क्रिएट किया था और उसने मंथली ईएमआईज देना बंद कर दिया है। उसने लोन लिया था प्रॉपर्टी के ऊपर, मंथली ईएमआईज देना बंद कर दिया है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को, बैंक आएगा और कहेगा अब हम इस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, आपके घर का सारा फर्नीचर उठाकर बाहर फेंक देते हैं, आपकी फैमिली को बाहर निकाल देते हैं, घर को ताला लगा देते हैं और इस हाउस प्रॉपर्टी को पब्लिक ऑक्शन में बेचेंगे और वहां से बैंक अपना लोन रिकवर करेगा। और आप मना नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। मॉर्गेज फॉलोज द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द बायर always, always, whether the buyer has knowledge about the mortgage or not। चाहे चाहे आपको, आप बायर हो ना, चाहे आपको मॉर्गेज के बारे में पता है या पता नहीं है, आप बाद में इनोसेंट प्लीड नहीं कर सकते। हम तो इनोसेंट हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि वो जो सेलर था वो तो चीटर था, मतलब उसने पहले बैंक लोन लिया, प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट किया और बैंक लोन चलते चलते और बीच में प्रॉपर्टी हमको चिपका के चला गया, हमको बेच के चला गया बीच में ही, और हमें बताया भी नहीं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से बैंक लोन है। ये सारी बातें नहीं चलेंगी, आपको ही चेक करना पड़ेगा। और आपको चेक करना नहीं आता तो किसी ऐसे छोटे मोटे एडवोकेट को हायर कीजिए जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर चेक करेगा कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से मॉर्गेज है। वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा जहां पर रजिस्ट्री करवाई जाती है। तो चार्ज ऑलवेज, द मॉर्गेज ऑलवेज फॉलोज द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ बायर। Then going on further, I'll say
The next thing that we are having, charge cannot be enforced against a buyer if the buyer has purchased the property without information about charge. Normally चार्ज की बात कर रहे हैं तो एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, चार्ज डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ बायर इफ द बायर इज नॉट हैविंग द नॉलेज अबाउट द चार्ज. अगर बायर को चार्ज के बारे में नहीं पता ना, अगर बायर को नहीं मालूम कि जिस प्रॉपर्टी को मैं खरीद रहा हूँ उस पर चार्ज है पहले से, और चार्ज फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ सम मनी अदर देन लोन, चार्ज फॉर सिक्योरिंग सम पेमेंट ऑफ मनी अदर देन लोन. अगर बायर को नहीं पता कि इसके प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से चार्ज है और बायर ने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो चार्ज विल नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ बायर. बायर कहेगा ये मेरे को नहीं पता इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज गया भाड़ में, चार्ज गया भाड़ में, प्रॉपर्टी मेरी हो गई और मैं नहीं मानता इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज है. इन जनरल दैट इज एज पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, और वो वन एक्सेप्शन इसी चैप्टर में आगे आने वाली है. वो वन एक्सेप्शन क्या है, और आगे बता ही देता हूँ आपको, थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे रहा हूँ अभी. अगर CHG1 फाइल हो गया, once CHG1 is filed, CHG1 is filed by the company, एक बार CHG1 फाइल हो गया, then it is a constructive notice to the world at large कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज माना जाता है. CHG1 is filed, then it is constructive notice to world at large. I hope getting this. तो ये मान लिया जाता है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चार्ज है. तो इस केस में, अब इस केस में CHG1 मतलब कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अदर देन लोन, और CHG1 फाइल किया है. तो अब ये मान लिया जाएगा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है. और अब कोई अगर बायर, कोई थर्ड पार्टी अगर कंपनी की प्रॉपर्टी परचेज करता है, वो ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं पता था कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है. भाई पता होना चाहिए आपको. CHG1 फाइल हुआ है, इट इज डीम्ड दैट होल वर्ल्ड नोज, पूरी दुनिया को पता है कि प्रॉपर्टी पे चार्ज है. तो यहाँ अगर मैं कहूँगा आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉर्गेज एंड चार्ज. यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो था जानबूझकर, इसलिए क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि एक तो एग्जाम क्वेश्चन आता है, दूसरा ये है कि 99% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया समझ ही नहीं पाए आज तक इस टेबल को, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो था. अब मैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करूंगा एंड आई एम होपिंग यू आर विद मी. थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करने जा रहे हैं. अब फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, तो वो 5 पॉइंट अब बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना आप, और मैं भी एक बार फटाफट एक बार रिकैप कर देता हूँ. तो एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ टू पार्टीज, द चार्ज इज क्रिएटेड आइदर बाय द एक्ट ऑफ टू पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द मॉर्गेज इज क्रिएटेड आइदर फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and the charge is created only for the payment of some money which is other than loan, and the charge is not created for the performance of contract. As per transfer of property act, mortgage and charge, both of them are created on the immovable property only, not on movable property. But as per Companies Act, the charge is created on the movable property, on the immovable property, on the tangible property, on the book debts, on the uncalled capital, etc., etc. And then rights की बात करें तो mortgage creates an immediate right in the property as per transfer of property act, and as per transfer of property act, the charge creates future right in the property when there is a default in the payment of some money other than loan that is there. Or last point, that is mortgage always follows the property in the hands of the buyer whether the buyer has the knowledge about the mortgage or not. Charge does not follow the property in the hands of buyer if buyer is not having the knowledge about the charge, not having the express knowledge. But there is one exception. If the company has created the charge and filed as CHG1, then it is the notice to the world at large that the charge is created. Now I hope you will be able to understand all this, or memorize all this now. Then floating charge versus fixed charge. Floating charge versus fixed charge में आ जाइए अभी अब आप यहाँ पर. Straight question the exam, straight answer. फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज में क्या फर्क है? फिक्स चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच मे बी मूवेबल, विच मे बी इमूवेबल, दोनों चलेगा. मे बी मूवेबल, मे बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों पे क्रिएट हो सकता है. कार पे भी क्रिएट हो सकता है, लैंड बिल्डिंग पे भी हो सकता है. फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑलवेज ऑन द एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, और एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी में एग्जिस्टिंग
और जो एग्जिस्टिंग डिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आती है, एज वेल एज फ्यूचर इनडिटरमाइनेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने बैंक लोन लिया और फैक्ट्री के अंदर जो हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा है अभी, हमने 3 करोड़ का बैंक लोन लिया और 5 करोड़ के स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर हमने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर दिया और ये बोला कि ये जो 5 करोड़ का रॉ मटेरियल है हमारा एंटायर क्लास ऑफ रॉ मटेरियल, इसके ऊपर भी है चार्ज, प्लस जब तक बैंक लोन रीपे नहीं हो जाता फ्यूचर में जो एड ऑन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता रहेगा, एड ऑन रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता रहेगा, उसके ऊपर भी बैंक का फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा है उसको हम थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते रहेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते रहेंगे, मार्केट में बेचते रहेंगे, और जो हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचेंगे उसके ऊपर से फ्लोटिंग चार्ज हट जाएगा। तो फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या फ्लोटिंग चार्ज प्रॉपर्टी को ग्रिप कर लेता है, ये क्वेश्चन आता है स्पेशली एग्जाम में। आंसर इज नो, फ्लोटिंग चार्ज डज नॉट ग्रिप द प्रॉपर्टी। अभी बात करेंगे इसके बारे में आगे। देन फिक्स चार्ज, हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑन विच द फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड इज आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज। हम क्लियरली बता सकते हैं फिक्स चार्ज में कि सो एंड सो फैक्ट्री, हमारी कंपनी में 5 फैक्ट्रीज हैं, 5 में से एक फैक्ट्री के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, क्लियरली बता सकते हैं कि इस फैक्ट्री के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, तो द प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज एंड द चार्ज इज आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, द प्रॉपर्टी इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज। तो जो एग्जांपल हमने लिया 3 करोड़ का बैंक लोन, 5 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम ऐसा नहीं करेंगे कि 5 करोड़ के स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में से 3 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालकर एक कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और बोला कि बैंक का जो हमने लोन लिया है तो इस स्टॉक के ऊपर, 3 करोड़ के स्टॉक के ऊपर जी हमने चार्ज क्रिएट किया, ऐसा नहीं करेंगे। फुल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5 करोड़ पूरे के ऊपर चार्ज है और उसमें से कंज्यूम भी होता रहेगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी होता रहेगा और उसमें न्यू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेली बेसिस पे ऐड भी होता रहेगा। तो क्लियरली हमने कुछ ईयर मार्क नहीं किया है, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि 5 करोड़ के स्टॉक में से 3 करोड़ का स्टॉक अलग से निकालकर हमने उसके ऊपर बैंक लोन क्रिएट किया है या चार्ज क्रिएट किया है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम कह रहे हैं इट इज ऑन द एंटायर क्लास और उसमें एग्जिस्टिंग जो स्टॉक पड़ा है उस पर भी है और जो न्यू स्टॉक एडिशन होता रहेगा उसके ऊपर भी फ्लोटिंग चार्ज है। एंड फाइनली वी से फिक्स चार्ज की तो प्रॉपर्टी है, इट क्लचेस द फैक्ट्री, द लैंड, द प्रॉपर्टी, द कार ऑन विच इट इज क्रिएटेड, मे बी हैबिटेशन, मे बी मॉर्गेज, वट एवर, इट क्लचेस द प्रॉपर्टी। फ्लोटिंग चार्ज के लिए एक खास पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, फ्लोटिंग चार्ज क्या प्रॉपर्टी को क्लच करता है, ये स्पेशल पॉइंट एग्जाम क्वेश्चन आता है। तो आंसर इज नो, फ्लोटिंग चार्ज प्रॉपर्टी को क्लच नहीं करता। वो बैंक लोन लिया 3 करोड़ का और फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया ऑन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 5 करोड़, तो हम ये नहीं कहते कि बैंक लोन ने उस स्टॉक को क्लच कर लिया, नो, नॉट लाइक दैट। एंड फ्लोटिंग चार्ज जो है इट हॉवर्स लाइक अ क्लाउड, सिर्फ हवा में खड़ा रहता है, बादल की तरह खड़ा रहता है और इसको बोलते हैं डॉर्मेंट रहता है। फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डॉर्मेंट। तो एग्जाम में क्या लिखना है आपने, फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स डॉर्मेंट, डॉर्मेंट रहता है। एग्जाम में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉर्मेंट शब्द जरूर लिख देना, मतलब एक्टिवली प्रॉपर्टी को क्लच नहीं करता, एक्टिव होकर प्रॉपर्टी को क्लच नहीं करता। और कहानी बड़ी सीधी है, वो जो बैंक लोन लिया 3 करोड़ का 6 महीने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 6 मंथ्स के लिए 3 करोड़ का, उसके नीचे 5 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और उसमें से पुराना स्टॉक जो पड़ा है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता रहेगा और मार्केट में सेल होगा और वो चार्ज के बाहर चला जाएगा। और जो नया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो उसमें एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड होता रहेगा। तो जो पुराना वाला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया और सेल हो गया, वो उस, कहना चाहिए वो जो बैंक लोन की परछाई है, छाया है, शेडो है, उससे बाहर निकल गया, जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर मार्केट में सेल हो गया। और जो नया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है ड्यूरिंग द बैंक लोन 6 मंथ्स के टेन्योर में, वो उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोन है उसकी परछाई के नीचे आ गया, छाया में आ गया, शेडो में आ गया। तो हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोन है वो एक हवा में एक क्लाउड की तरह खड़ा है, उसकी शेडो नीचे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर है, एंड दैट्स इट। तो वो बस इतनी सी कहानी है और उसको पकड़ नहीं रहा है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है उसको क्लच नहीं कर रहा है। और आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि हमारी कंपनी को, बोरोइंग कंपनी को, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को खर्च करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले, प्रोडक्शन में यूज करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई परमिशन लेनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ही यही है कि हम एग्जिस्टिंग स्टॉक को कंज्यूम करते रहेंगे, नया स्टॉक उस शेडो के नीचे आता रहेगा जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता। बस एक चीज का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 करोड़ का बैंक लोन लिया है
तो आपका जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अभी 5 करोड़ है ना, वो घटते 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 5 करोड़ से 3 करोड़ चला गया, चलेगा, 3 करोड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, 2 करोड़ 99 लाख नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ 90 लाख नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड, और वो बचे हुए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्लच कर लेगा। ये नीचे आ रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में आ रहा है, और क्रिस्टलाइजेशन भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लाउड फॉर्म में रहेगा अंटिल इट क्रिस्टलाइजेस। Then moving on further into that, well, I'll say crystallization of floating charge when I'm saying, तो crystallization का मतलब क्या है? Crystallization of floating charge means, crystallization means conversion. Crystallization means conversion of floating charge into fixed charge. Conversion of floating charge into fixed charge. जैसे हम बोलते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में आपने आइस क्यूब्स जमाने के लिए रखे, पानी रखा, आइस क्यूब्स बन गए तो क्रिस्टलाइज हो गया, लिक्विड को आपने जमा दिया, वैसा सा कुछ है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखाना। चलिए, मूविंग ऑन फर्दर इनटू दिस। अब वो क्रिस्टलाइजेशन कौन कौन से केस में है, और फिर एग्जाम क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। तो हम कह रहे हैं 4 केसेस में क्रिस्टलाइजेशन होता है। नंबर 1, अगर कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज है, एंड कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, तो फ्लोटिंग चार्ज विल बिकम फिक्स्ड, floating charge will become fixed. Number 2, well, company is not going in the winding up, company ceases to carry on the business activity, business activity stop कर लिया है, तो भी crystallization हो जाएगा। Number 3, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाला अभी एग्जांपल लिया, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इट फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ द लोन, लोन वैल्यू से कम हो गई। जो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 3 करोड़ का बैंक लोन था, 5 करोड़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, 5 करोड़ में से अगर आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम होते 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 3 करोड़ के कम चला गया, 2 करोड़ 90 लाख का रह गया, तो उसके ऊपर बैंक लोन जो है, जो फ्लोटिंग चार्ज है, वो फिक्स हो जाएगा, बचे हुए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। दैट्स इट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बोरोअर कॉन्ट्रावीन्स, द बोरोइंग कंपनी, हमारी बोरोइंग कंपनी ने कॉन्ट्रावीन की है कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन एग्रीमेंट, एंड द फ्लोटिंग चार्ज होल्डर टेक्स अ सुटेबल स्टेप फॉर क्रिस्टलाइजेशन। और सुटेबल स्टेप का मतलब क्या लिया उसने? कोर्ट में कुछ सूट फाइल किया, कोर्ट में, सूट इन कोर्ट, और कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की कि हमें ये क्रिस्टलाइज करवाना है, और कोर्ट ऑर्डर ले लिया, और कोर्ट का ऑर्डर ले लिया क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो हो गया क्रिस्टलाइज। अब सुनो एग्जाम क्वेश्चन क्या आया। एग्जाम क्वेश्चन आया कि कंपनी सेक्रेटरी एडवाइजेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइजेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन, टू पास, और वो बता रहे जी क्रिस्टलाइज करने के लिए तो एक ही काम करना होता है जी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है, टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन। अब आपको बताना है कि ये सलाह सही है या गलत है, करेक्ट और इनकरेक्ट, सी और आई में जवाब देना है। क्या वो कंपनी सेक्रेटरी सही सलाह दे रहा है? क्रिस्टलाइजेशन के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास कीजिए, ये जो एडवाइस दी गई है, इज इट करेक्ट एडवाइस और इनकरेक्ट? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर आप मुझे करेक्ट और इनकरेक्ट पूरा लिखकर भी दे सकते हैं, और करेक्ट को सी लिखना है या इनकरेक्ट को आई लिखना है तो ऐसे भी दे सकते हैं। क्या ये एडवाइस सही दी है कंपनी सेक्रेटरी ने? करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास। रॉन्ग एडवाइस, रॉन्ग एडवाइस, रॉन्ग एडवाइस, इनकरेक्ट एडवाइस। हाँ जी, सब लोग सही बता रहे हैं, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एडवाइस है। अब सुनो जरा ध्यान से, पहले 3 केसेस में, जो पहले 3 केसेस आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें ऑटोमेटिक क्रिस्टलाइजेशन अपने आप होता है। कंपनी वाइंडिंग में गई, ऑटोमेटिक क्रिस्टलाइजेशन, कंपनी ने बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप की, ऑटोमेटिक क्रिस्टलाइजेशन। नो नीड ऑफ
board resolution. No need of board resolution. और केस नंबर 4 में हमें थोड़ा ना कुछ करना है, उसमें तो जो चार्ज होल्डर है वो सूटेबल स्टेप लेता है। इस केस में भी कंपनी को कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। चौथे केस में ऑटोमेटिक क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। चौथे केस में चार्ज होल्डर सूट फाइल करेगा, कोर्ट ऑर्डर लेगा क्रिस्टलाइजेशन करवाने के लिए। बट वंस अगेन आई विल से नो नीड ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो 4 केसेस हैं और बोर्ड रेजोल्यूशन तो किसी भी केस में नहीं चाहिए। अब ये कैसा कंपनी सेक्रेटरी और कैसी सलाह दे रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन फाइनल आंसर इज इनकरेक्ट। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एग्जामिनेशन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमारा हो गया। ये तीनों ना एग्जाम, आप ऐसे समझो 4 एग्जाम क्वेश्चन हो गए आपके। चार्जेस पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज चार्ज, डेफिनेशन हो गई। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉर्गेज चार्ज, वो हो गया आपका। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, वो हो गया आपका। चौथा क्रिस्टलाइजेशन भी हो गया, साथ साथ उसके एग्जाम क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं। तो ये चारों एग्जाम क्वेश्चन है आपके, और ये चारों के चारों हो गए आपके। एंड देन आई विल से सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्ज। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट पहले ही दिखा दिया। जिस दिन कंपनी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी तो उसके बाद कंपनी को फॉर्म CHG1 या CHG9 फाइल करना है। डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में चार्ज क्रिएट किया तो CHG9, अदरवाइज इन जनरल ऑलवेज CHG1 फाइल करना है विद इन 30 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज, जब भी बोरोवर कंपनी कोई अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेगी। एंड देन अगर हम 30 डेज में फाइल नहीं कर पाते तो 30 डेज के बाद take the first extension 30 days from the ROC on the paying additional fees 6 times. अब लेकिन यहाँ पर बड़ा important point यहाँ पर और exam question, the following charge is to be registered with whom? Registered with ROC by filing the form CHG1. तो आपके वो डिजी मिनी बाइट्स में ही आ गया मैं। The following charge is to be registered with the ROC by filing the CHG1 to the ROC फाइल कीजिए। अब इस केस में द चार्ज इज क्रिएटेड मे बी इन इंडिया, मे बी आउटसाइड इंडिया, और द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसके ऊपर ना बड़े क्वेश्चन आते हैं, आउटसाइड इंडिया। इसमें क्या क्वेश्चन आया जी, हमारी कंपनी इंडिया में है, हमारी एक बिल्डिंग इंडिया के बाहर है, हमारा एक ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर है, मॉलडीव्स में है, लंदन में है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और हम बैंक लोन यहाँ ले रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और चार्ज क्रिएट कर रहे हैं हम उस फॉरेन प्रॉपर्टी पे, तो क्या CHG बन जाएगा? तो हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं यहाँ इंडिया में बैठकर, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी पे? वो प्रॉपर्टी जो कहाँ है, वो प्रॉपर्टी जो लंदन में है, वो प्रॉपर्टी जो मॉलडीव्स में है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो क्या फॉर्म CHG1 जाएगा, येस और नो? यही बताना है आपने। एक बार बताओ जरा चैट में येस और नो, क्या फॉर्म CHG1 जाएगा? येस और नो में आंसर दो मेरे को फटाफट। एग्जाम क्वेश्चन। तो आंसर इज यस, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यस 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 यस। और इसके बाद फिर एक दूसरा सवाल है, प्रॉपर्टी भी लंदन में है और लोन भी हम यूरोपियन बैंक से ले रहे हैं, और चार्ज हम इंडिया में बैठकर नहीं, हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पर गया, लंदन बैठकर लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, लंदन में बैठकर हमारा चार्ज एग्रीमेंट साइन हुआ, लोन एग्रीमेंट मॉर्गेज डीड वहां बैठकर साइन हुआ है हमारा। तो क्या इंडिया में CHG1 फाइल करेंगे? इसके ऊपर अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, कि चार्ज भी वहां क्रिएट हुआ है, चार्ज इज क्रिएटेड आउटसाइड इंडिया ऑन अ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। चार्ज भी वहां बैठकर क्रिएट हुआ है और प्रॉपर्टी भी वहीं पर है, ना तो प्रॉपर्टी इंडिया में है ना तो चार्ज इंडिया में बैठकर क्रिएट हुआ है। क्या CHG1 जाएगा, यस और नो? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, चार्ज हमने इंडिया में बैठकर क्रिएट किया है, लोन एग्रीमेंट इंडिया में साइन हो रहा है, मॉर्गेज डीड इंडिया में साइन हो रही है, लेकिन हमारी उस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट हो रहा है जो इंडिया के बाहर है। वो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर है,
हमारी कंपनी इंडिया में है, हमारी कंपनी इंडियन कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट इन इंडिया, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर है, और हम जो लोन ले रहे हैं वो भी इंडिया के बाहर ले रहे हैं, और हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन इंडिया के बाहर गया है, और वहीं जाकर लोन एग्रीमेंट साइन हो रहा है, वहीं जाकर चार्ज एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो क्या इंडिया में CHG 1 फाइल होगा? आंसर इज वंस अगेन यस। 100 बातों की एक बात, कंपनी इंडियन कंपनी है ना, कंपनी इंडियन कंपनी है तो CHG 1 फाइल होगा। चलिए, सब लोगों ने आंसर दिया यस 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 यस। देन तो कम से कम 4 बार, 4 टाइम्स एग्जाम क्वेश्चन तो यही है आपका, 4 बार तो यही आ चुका है इसी चीज के ऊपर। ये प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है। अच्छा, अगर मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, कंपनी भी इंडिया में, प्रॉपर्टी भी इंडिया में, लोन लिया हमने किसी फॉरेन बैंक से और चार्ज किया क्रिएट इंडियन प्रॉपर्टी के ऊपर, तो क्या CHG 1 फाइल होगा? ये भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन बैंक से लोन लिया, चार्ज क्रिएट किया इंडियन प्रॉपर्टी के ऊपर, तो क्या CHG 1 फाइल होगा? यस और नो? देन कंपनी बोरोवर कंपनी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहे हो आप मुझे यहाँ पर, क्वेश्चन 3। And then going on further, company borrower to register the charges with the ROC by filing form CHG 1 or the other than debentures, तो CHG well हम कह रहे हैं अगर other than debenture है तो CHG 1 फाइल कीजिए, debentures होल्डर के फेवर में चार्ज क्रिएट किया तो CHG 9 फाइल कीजिए within 30 days of the creation of charge। चलिए, thank you so much for all your answers। yes 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 yes, answer is yes, no doubts about that। then going on further, और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो मैंने शुरू से बात की, फर्स्ट एक्सटेंशन मांग लीजिए आप। फर्स्ट एक्सटेंशन हाउ मच? 30 डेज, और सेकंड एक्सटेंशन 60 डेज। और जब फर्स्ट एक्सटेंशन मांगेंगे 30 डेज की तो एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, एडिशनल फीस 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। और अगर 60 डेज से के बाद 30 + 30 उसके बाद एक्सटेंशन चाहिए तो आगे चला जाएगा मामला। तो इधर ये जो 60 दिख रहा है ये आपका वो 30 + 30 है ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस 6 टाइम्स। और अगर उसके ऊपर जा रहे हैं तो ये 30 + 30 + 60 टोटल 120 डेज हैं ऑन द पेइंग ऑफ एड वैलोरम फीस 0.05% of loan value or ₹5 lakh, whichever is less। इधर वाला बेकार हो चुका है, ये 2 नवंबर 2018 से पुराना लॉ था, पहले वाला लॉ था, वो अभी बेकार हो चुका है। आगे बढ़ सकते हैं। हमने CHG 1 फाइल कर दिया, ROC हमको क्या देगा? CHG 2। ROC बदले में क्या देगा? CHG 2 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब ये चीज़ें आगे रिपीट हो रही हैं अब यहाँ पर, दिस इज 30 डेज, 30 + 30 60 डेज, 30 + 30 + 60, तो यही वही एडिशनल फीस प्लस एड वैलोरम फीस, ये रिपीटिशन है। तो आई कैन मूव ऑन फर्दर। GOT टू रजिस्टर द चार्जेस, अब इसमें क्या एक अलग कहानी है, अलग एक हटके। अगर बोरोइंग कंपनी फॉर्म CHG 1 फाइल नहीं करती तो क्या लेंडिंग बैंक चार्ज होल्डर क्या CHG 1 फाइल कर सकता है? यस, लेकिन उसका ये प्रोसेस है 6 स्टेप्स के अंदर। चार्ज होल्डर कोशिश कर रहा है CHG 1 फाइल करने की, सो कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज। इनिशियल 30 डेज में कंपनी ने CHG 1 फाइल नहीं किया, लेंडिंग बैंक को समझ में आ गया कि कंपनी डिले कर रही है, तो जो चार्ज होल्डर है लेंडिंग बैंक है, वो लेंडर या डिबेंचर होल्डर कैन फाइल एप्लीकेशन टू द ROC for registering the charge within the above mentioned timelines 30 + 30 60 डेज के अंदर on the payment of additional fees 6 times। तो चार्ज होल्डर एप्लीकेशन फाइल करता है ROC के पास कि मैं फॉर्म CHG 1 फाइल करना चाहता हूँ। जब ROC एप्लीकेशन रिसीव करेगा, ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन ROC एकदम से अलाउ नहीं करेगा चार्ज होल्डर की आओ CHG 1 ले आओ अलॉन्ग विद द लेट फाइलिंग फीस, एडिशनल फाइलिंग फीस। ROC पहले एक नोटिस भेजेगा बोरोइंग कंपनी को कि भाई आप लोगों ने CHG 1 फाइल क्यों नहीं किया, और बोरोइंग कंपनी को एक टाइम देगा 14 डेज का कि अपनी गलती खुद सुधार लो और अपना CHG 1 खुद फाइल करो विद द एडिशनल फीस 6 टाइम्स। अगर बोरोइंग कंपनी उस 14 डेज में मतलब
कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है 14 डेज के अंदर, या दो तीन बातें हो सकती हैं। नंबर वन, या तो बोरोइंग कंपनी खुद शराफत से आके CAG1 खुद ही फाइल कर देगी, तो चार्ज होल्डर को नहीं करना पड़ेगा उसी 14 डेज के अंदर, या फिर बोरोइंग कंपनी कोई सॉलिड रीजन बताती है, सफिशिएंट रीजन बताती है कि हमने CAG1 फाइल क्यों नहीं किया, और ROC को कन्विंस कर रहे हैं ROC को कि चार्ज होल्डर से CAG1 एक्सेप्ट मत करना, देयर इज अ वेरी जेन्युइन रीजन, हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो ये दो बातें हो सकती हैं, या तो बोरोइंग कंपनी खुद CAG1 फाइल कर देती है, या फिर ROC को सफिशिएंट कॉज बताते हैं कि हमने CAG1 फाइल क्यों नहीं किया, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चार्ज होल्डर से भी CAG1 एक्सेप्ट मत करना। देन वी आर सेइंग, और अगर सिचुएशन 3, अगर बोरोइंग कंपनी कुछ भी नहीं करती 14 डेज में, रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, ना तो CAG1 फाइल करती है, ना तो कोई सफिशिएंट कॉज बताती है, तो फिर 14 डेज खत्म होने के बाद ROC विल अलाउ द चार्ज होल्डर to file CAG1. ROC registers the charge and issues the certificate of registration. And if the registration fee is paid by the charge holder, normal fees plus additional fees, then the charge holder is entitled to recover it back from the company. फिर वो कंपनी से वापस रिकवर कर सकता है। सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग अप। अगर CAG1 CAG9 फाइल किया ही नहीं, 120 दिन खत्म हो गए, within 120 days, within 120 days 120 दिन पूरे खत्म हो गए, तो क्या होगा? तो पहली चीज हम कहते हैं कंपनी के लिए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए फाइन नहीं, आजकल हम पेनल्टी बोलते हैं, पहले फाइन बोलते थे, अब पेनल्टी बोलते हैं। कंपनी के लिए पेनल्टी कितनी है? 5 लाख रुपए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी कितनी है? 50,000 रुपए। 5 लाख और 50,000 की पेनल्टी है। एक तो ये हो गया 120 दिन खत्म होने के बाद। कंपनी के लिए एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए एग्जैक्ट 50,000 रुपीज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट अदर क्रेडिटर्स, but who will acquire the interest in such property, but the charge remains valid against the borrowing company. अब एक चीज बोलूं, 99% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर मार खाते हैं। 99% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर गलती करते ही करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक होती है एग्जाम में, और यहीं पर फिर वो 0 हो जाता है, 0 आउट ऑफ 5 मार्क्स। ये लाइन समझ नहीं पाते हैं, ये लाइन समझ नहीं पाते हैं, और ये लाइनें सिर्फ रट्टा नहीं मारनी है, याद तो करना ही है आपको। द चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, द चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट द अदर क्रेडिटर्स हु एक्वायर द इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, जिसमें पहले चार्ज क्रिएट हो चुका है लेकिन CAG1 फाइल नहीं हुआ, बट द चार्ज रिमेन्स वैलिड अगेंस्ट द बोरोइंग कंपनी। अब किसके अगेंस्ट वॉइड है, किसके अगेंस्ट वैलिड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब ये समझिएगा, और यहाँ पॉइंट नंबर 4 भी एक बार पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, फिर पॉइंट नंबर 2, 3 में वापस आते हैं। द लोन मनी बिकम्स इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 120 डेज if so mentioned in लोन एग्रीमेंट। अगर लोन एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि 120 दिन में CAG1 फाइल नहीं हुआ, तो 121st डे या उसके बाद लेंडिंग बैंक कभी भी अपना पैसा इमीडिएटली रीपेमेंट मांग सकता है, और लेंडिंग बैंक एज पर लोन एग्रीमेंट जो 10 साल का लोन टेन्योर है, 10 साल इंतजार नहीं करेगा। 120 दिन खत्म होने के बाद जब चाहे द लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड, अगर लोन एग्रीमेंट में शुरू से ऐसा लिखा है तो कंपनी को लोन रीपे करना पड़ेगा। हाँ जी, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा सही तरीके से, और इसको सही तरीके से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आंसर आपको देना है, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन, इसको सिचुएशन 1 कह लो, क्वेश्चन कह लो। ABC लिमिटेड बोरोइंग कंपनी है। स्टेप नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, 10 साल का लोन टेन्योर है, 50 करोड़ का लोन लिया, मॉर्टगेज डीड बनाई स्टैम्प पेपर के ऊपर, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाकर रजिस्टर भी करवाया, मॉर्टगेज डीड बनाई स्टैम्प पेपर के ऊपर, और स्टैम्प ड्यूटी लग गई 2% ऑफ द लोन ट्रांजैक्शन। 100 करोड़ का लोन है तो 2 करोड़ रुपए का स्टैम्प पेपर लिया है, 2 करोड़ रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर मॉर्टगेज डीड बनाई है, जाकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाया एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कंप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कंप्लाई किया है, फॉर्म CAG1 फाइल नहीं किया, बस एक ही गलत काम किया कि बोरोइंग कंपनी ने फॉर्म CAG1 फाइल नहीं किया। अब क्या होता है, 10 साल का लोन टेन्योर चलते चलते बीच में 10 साल पूरे होने से पहले रीपेमेंट पूरी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
वापस मांगा ही नहीं, CHG1 फाइल नहीं हुआ, 120 दिन खत्म हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रीपेमेंट मांगी नहीं। उन्होंने कहा जी हमें कॉन्फिडेंस है कंपनी हमारा ना लोन ठीक ठाक रीपे कर देगी, लेकिन 10 साल कंप्लीट होने से पहले बीच में कंपनी वाइंडिंग में चली गई और लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, नॉ लिक्विडेटर विल ट्रीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज सिक्योर्ड क्रेडिटर और एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बस ये आंसर देना है आपने मेरे को, एज सिक्योर्ड क्रेडिटर या एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फटाफट आंसर देना मेरा, एस या यू, एस या यू में आंसर दे दो फटाफट। सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई नो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन यू एंड मी, but well, I'll be waiting a little bit. So liquidator will treat State Bank of India as, हाँ जी आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास सर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्यों 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 उसका रीजन क्या है? लिक्विडेटर विल ट्रीट State Bank of India as unsecured creditor because CHG1 is not filed, because CHG1 is not filed. So liquidator will treat SBI as unsecured creditor because CHG1 is not filed and the charge created in the favor of SBI has become void against the liquidator. Liquidator कहता है मैं उस चार्ज को चार्ज मानता ही नहीं जो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में क्रिएट किया था। चाहे आपने 2 करोड़ रुपए का स्टैम्प पेपर लगाकर आपने स्टैम्प ड्यूटी भी पे की थी, आपने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बाकायदा उस मॉर्गेज डीड को रजिस्टर करवाया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कंप्लाई किया था, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कंप्लाई किया था, आपने सब किया था, लेकिन आपसे गलती कहाँ हुई कि आपने CHG1 फाइल नहीं किया। तो द चार्ज विच वाज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ SBI विल बिकम वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर कहता है मैं उस चार्ज को चार्ज ही नहीं मानता, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। और वाटरफॉल मैकेनिज्म में जब पेमेंट होती है पहले रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलेंगे आप पीछे जाकर लाइन में खड़े हो जाओ एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लास्ट में पीछे पीछे कुछ बचेगा तो आपको लास्ट में दे देंगे, पहले तो पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की होगी। सो दिस इज हाउ इट इज। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ फॉर यू। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कोई वाइंडिंग अप नहीं है, कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो रहा, कहानी शुरू वैसे ही होती है। हमारी कंपनी है PQR लिमिटेड बोरोइंग कंपनी, PQR लिमिटेड बोरोइंग कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 10 करोड़ का, मॉर्गेज डीड क्रिएट की स्टैम्प पेपर के ऊपर, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, 2% स्टैम्प ड्यूटी ऑन द लोन ट्रांजेक्शन। 100 करोड़ का लोन तो 2% के हिसाब से 2 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी, 200 करोड़ का लोन तो 2% ऑफ 200 करोड़, 4 करोड़ रुपए का स्टैम्प पेपर का हमने लगाया है, और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर भी करवाया मॉर्गेज डीड को। फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया, ना तो बोरोइंग कंपनी ने ना तो लेंडिंग बैंक ने, गलती दोनों की है। वेल एंड देन आई से 120 दिन खत्म हो गए। उसके बाद ICICI से हमने एक और लोन लिया, और इस बीच में यहाँ पर देयर इज अ टाइम गैप ऑफ लेट अस से 2 इयर्स, 2 साल के गैप के बाद हमने एक ICICI बैंक से लोन लिया है 80 करोड़ का, लेकिन मॉर्गेज क्रिएट हुई है, मॉर्गेज डीड क्रिएट हुई है, एंड दिस इज द मॉर्गेज ऑन द सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर कौन सी वाली प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने मॉर्गेज दिया था, सेम प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो, SBI को फैक्ट्री 1 के ऊपर मॉर्गेज दिया, ICICI को फैक्ट्री 2 के ऊपर मॉर्गेज दिया, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, कोई झगड़ा होगा नहीं। झगड़ा सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों को सेम फैक्ट्री के ऊपर, सेम प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, मॉर्गेज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ ICICI ऑन द सेम प्रॉपर्टी, और यहाँ पर CHG1 फाइल कर दिया। अभी क्या हुआ, 10 साल पूरे हुए, मतलब ये ICICI लोन के बाद 8 साल और निकल गए, यहाँ पर 8 इयर्स गॉन। तो ये जो SBI लोन था 10 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया, 2 इयर्स प्लस 8 इयर्स, 10 इयर्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ लोन टू SBI। जब रीपेमेंट ड्यू हुई तो कंपनी ने, बोरोइंग कंपनी ने लोन रीपे नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब उस फैक्ट्री को, जिस फैक्ट्री पे मॉर्गेज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मॉर्गेज मिला था, अब उस फैक्ट्री को पब्लिक ऑक्शन में बेचकर सेल करना चाहता है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, और वहां से अपना 50 करोड़ का लोन रिकवर करना चाहता है। और भागा भागा बीच में ऑब्जेक्शन करने के लिए कौन आता है? ICICI ऑब्जेक्शन करने के लिए आता है, अरे भाई हमारा मॉर्गेज है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब जब ये प्रॉपर्टी बिकती है, मान लो प्रेज्यूम की हाईएस्ट बिड जो आती है वो आती है 90 करोड़, 90 करोड़ की हाईएस्ट बिड आती है।
अब आईसीआईसीआई कह रहा है इसमें से पहले हमारा 80 करोड़ पे होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है इसमें से पहले हमारा 50 करोड़ पे होना चाहिए। किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, किसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी? अब आप बताओ फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या आईसीआईसीआई बैंक को? आंसर में आपको बताना पड़ेगा, एसबीआई या आईसीआईसीआई, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? गिव मी द आंसर। चलिए आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास। सर फर्स्ट प्रेफरेंस आईसीआईसीआई, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर। दैट इज अ करेक्ट आंसर कि फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू आईसीआईसीआई। और क्यों मिल रही है फर्स्ट प्रेफरेंस आईसीआईसीआई को? तो हम कहते हैं द चार्ज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वॉइड अगेंस्ट आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज को चार्ज ही नहीं मानते, और वो जो मॉर्गेज डीड क्रिएट हुई थी हम उसको मानते ही नहीं है। और ये तो लॉ मेकर ने लॉ में लिखा है, सेक्शन 77 में लिखा है that the charge created in the favor of the bank or the charge holder is void against the other creditors who acquire the interest in the same property subsequently later on. So the charge of SBI is void against ICICI because CHG1 of SBI was not filed, क्योंकि SBI का CHG1 फाइल नहीं हुआ। तो ये बॉटम लाइन आंसर इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी पते की बात आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आईसीआईसीआई, अब ये एग्जाम में नहीं लिखना, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आईसीआईसीआई ने लोन देने से पहले एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को हायर किया, और मान लो प्रोफेशनल फीस दी उसको, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की प्रोफेशनल फीस दी प्रैक्टिसिंग सीएस को, और उससे पूछा कि चेक करके बताना कि ये जो बोरोइंग कंपनी है जो हमसे अभी लोन लेने वाली है, लिया नहीं है लोन, लेने वाली है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से मॉर्गेज है, चार्ज है, और कौन सी प्रॉपर्टी पे नहीं है। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एक सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनाकर देता है कि लोन, और लोन से पहले आईसीआईसीआई के लोन देने से पहले वो रिपोर्ट बनाकर देता है आईसीआईसीआई बैंक को कि सर बोरोइंग कंपनी की सो एंड सो प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज है, सो एंड सो प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज नहीं है। और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने भी क्या देखा, अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जिस फैक्ट्री के ऊपर एसबीआई का लोन था और एसबीआई का मॉर्गेज था, प्रैक्टिसिंग सीएस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसके ऊपर कोई मॉर्गेज नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग सीएस ने एमसीए की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे देखा कि कोई सीएचजी1 है ही नहीं पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए जिस पे एसबीआई का लोन था, उसका कोई सीएचजी1 है नहीं। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने मान लिया, प्रिज्यूम कर लिया कि कोई सीएचजी1 नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री इज फ्री फ्रॉम चार्ज। और आईसीआईसीआई बैंक ने यही सोचकर लोन दिया था उस फैक्ट्री के ऊपर, सेम फैक्ट्री के ऊपर ये सोचकर लोन दिया था कि उसके ऊपर पहले से कोई सीएचजी1 नहीं है। अगर सीएचजी1 फाइल हुआ होता तो आईसीआईसीआई बैंक उस फैक्ट्री के ऊपर लोन देता ही नहीं, सेकंड लोन देता ही नहीं उस फैक्ट्री के ऊपर। तो आईसीआईसीआई बैंक की गलती नहीं है इसमें, गलती किसकी है, बोरोइंग कंपनी की और फर्स्ट चार्ज होल्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गलती है, दोनों की गलती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी और बोरोइंग कंपनी की भी। सीएचजी1 फाइल क्यों नहीं करवाया उन्होंने विद इन 120 डेज? तो आईसीआईसीआई बैंक को सफर नहीं करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई विल ट्रीट एसबीआई एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बिकॉज एसबीआई डिडंट फाइल द सीएचजी1। अब सुनो जरा ध्यान से, आपकी प्रॉपर्टी बिकी 90 करोड़ की, पब्लिक ऑक्शन 90 करोड़ की, आईसीआईसीआई बैंक उसमें से ले गया 80 करोड़, बाकी बचा हुआ 10 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाएगा, 50 करोड़ में से 10 करोड़ जाएगा, और बाकी बचा हुआ 40 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सूट फाइल करेगा अगेंस्ट द बोरोइंग कंपनी एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, नॉट एज सिक्योर्ड क्रेडिटर, एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। Loan is still valid, loan is still valid, but SBI will file the suit against the borrowing company as unsecured creditor for the balance 40 करोड़। तो 90 करोड़ की बिड आई, 90 करोड़ आया कैश, उसमें से 80 करोड़ गया आईसीआईसीआई बैंक को, 10 करोड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, 50 में से 10 की रिकवरी हो गई, बैलेंस 40 करोड़ के लिए विल फाइल द सूट अगेंस्ट द कंपनी एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, नॉट एज सिक्योर्ड क्रेडिटर। Getting that? So this is it. Ab situation 3, most important, and we say SBI से लोन लिया, मॉर्गेज डेट क्रिएट हुई स्टैम्प पेपर के ऊपर, और फॉर्म CHG1 फाइल नहीं हुआ। ना तो कंपनी ने सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दूसरा बैंक लोन लिया, ना तो कंपनी ने सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दूसरा चार्ज क्रिएट किया, ना कंपनी वाइंडिंग अप में गई, ना कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो 10 साल का लोन टेन्योर था शांतिपूर्वक खत्म हो गया। अब जब शांतिपूर्वक खत्म हो गया, तो जब लोन टेन्योर खत्म हुआ तो एसबीआई कह रहे जी हमारा लोन वापस करो, हमारा लोन वापस करो।
कंपनी ने डिफॉल्ट किया, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब इस प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा सकता है? यस और नो, यस और नो में आंसर देना। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल करवा सकता है? ना तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आईसीआईसीआई बैंक का कोई चार्ज है, यस और नो में आंसर चाहिए मेरे को, ना कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है। यस और नो में आंसर दीजिए। आई विल वेट अ लिटिल बिकॉज आई नो देयर इज अ टाइम लैग। फटाफट फटाफट। चलिए आंसर आने शुरू हो गए। यस 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 यस, एंड द आंसर इज एक्चुअली यस। आंसर इज यस। अब ध्यान से सुनो, चार्ज रिमेन्स वैलिड अगेंस्ट द बोरोइंग कंपनी। यहीं पर 99% स्टूडेंट गलती करेंगे एग्जाम में। चार्जेस, लॉ मेकर ने लॉ में क्या लिखा है? चार्जेस वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, चार्जेस वॉइड अगेंस्ट अदर क्रेडिटर्स। लॉ मेकर ने ये कहीं नहीं लिखा लॉ में कि चार्जेस वॉइड अगेंस्ट कंपनी। चार्ज इज नॉट वॉइड अगेंस्ट कंपनी, चार्ज इज स्टिल वैलिड अगेंस्ट द बोरोइंग कंपनी। अगर उस प्रॉपर्टी में, अगर ना तो कंपनी वाइंडिंग में गई, ना लिक्विडेटर पॉइंट हुआ, और ना ही उस प्रॉपर्टी में किसी दूसरे सिक्योर्ड क्रेडिटर का बीच में कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस? एग्जाम में ये वाली गलती मत करना। एग्जाम में ये मत लिखना चार्ज इज वॉइड, लोन इज वैलिड। एग्जाम में क्या लिखना? चार्जेस void against liquidator, charges void against other creditors, charges valid against the company, and the loan is also valid against the company. Charge is valid against the company plus loan is also valid against the borrowing company. तो दो चीजें वैलिड हैं अगेंस्ट द बोरोइंग कंपनी। हाँ जी, अब मुझे बस एक थम्स अप दे दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे और आप एग्जाम में ये सही सही लिख कर आओगे। क्योंकि 99% गलत लिखेंगे, 99% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया गलत लिखेंगे और बाद में रोते हुए आएंगे, सर हमारी आंसर शीट देखना, इसमें क्या गलत हो गया। और फिर बाद में सुबुक 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 आंसू बहाने का क्या फायदा? पहले तो सर भेजे में गई नहीं हमारे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देन गोइंग ऑन फर्दर, द लास्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। अगर 10 साल का लोन टेन्योर है, एसबीआई 10 साल तक इंतजार नहीं करेगा। 120 दिन खत्म हो गए, लोन इज इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड, अगर लोन एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली ऐसा लिखा है। तो ये वाले पॉइंट समझ में आ गए ना आप सब लोगों को? इसके आगे पेज नंबर 5, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर हमारी कंपनी ने बैंक लोन लिया या जो भी चार्ज क्रिएट किया, बाद में उसमें लोन टेन्योर कम ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा हो जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जाता है, तो इसके लिए भी फिर हम CHG1 दोबारा फाइल करेंगे। सेम टाइम पीरियड 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 60 डेज, 120 डेज इसके लिए भी है। जिस दिन मॉडिफिकेशन होगा उसके बाद विद इन 30 डेज CHG1 फाइल करेंगे, और 30 डेज में नहीं किया तो नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल फीस, नेक्स्ट 30 डेज एड वैलोरम फीस मैंडेटरी है। मॉडिफिकेशन किस तरीके का होता है? मॉडिफिकेशन कई तरीके का हो सकता है, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? टेन्योर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, चार्ज होल्डर ही चेंज हो गया, जिस बैंक से लोन लिया था वो बैंक किसी और बैंक में मर्ज हो गया, अमलगमेट हो गया। इफ एनक्यूम्बर्ड प्रॉपर्टी इज मॉडिफाइड, एडिशन डिलीशन, उसमें प्रॉपर्टी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, एडिशन डिलीशन। एनक्यूम्बरेंस इज पार्टली रिमूव्ड ऑन द एनक्यूम्बर्ड प्रॉपर्टी आफ्टर द पार्ट रीपेमेंट ऑफ लोन। तो पार्ट रीपेमेंट ऑफ लोन हो गई तो लेंडिंग बैंक भी मान गया कि हम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर से मॉर्गेज हटा लेते हैं, चार्ज हटा लेते हैं। all of them are considered as modification. Then going on further into this, well I'll say फॉर्म बस याद रखिएगा CHG1 जाएगा मॉडिफिकेशन की केस में। सेक्शन 80, जिस दिन आपने अपना CHG1 फाइल कर दिया, जिस दिन कंपनी ने मतलब बैंक लोन लिया, बैंक लोन लेकर CHG1 फाइल कर दिया ROC के पास, तो ये मान लिया जाएगा कि अब सारी दुनिया को पता चल गया है
notice to the world at large, constructive notice to the world at large. Constructive notice to the world at large. सारी दुनिया को पता चल गया कि कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है. फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति इस कंपनी की प्रॉपर्टी से डील करेगा तो उसको पता होना चाहिए पहले से कि कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है. देन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ये एग्जाम में कभी भी नहीं आया, नेवर. तो एक तो ये है कि जो भी हम फॉर्म CHG1, CHG4, CHG9 जो भी फाइल करते हैं आरओसी के पास, आरओसी उन सबको एक जगह कंपाइल करता है. वो एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस है जो आरओसी मेंटेन करता है और एमसीए की वेबसाइट पे उसको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेस. दूसरा वो होता है कि हर कंपनी अपने ऑफिस में, एक रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करती है जिसको ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम में कभी नहीं पूछा तो आई एम नॉट पुटिंग टाइम ऑन दिस. सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आता है एग्जाम में, एक बार आ चुका है, CHG4 जा रहा है. 100% रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, 100% रीपेमेंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट. 100% फुल रीपेमेंट के बाद कंपनी फॉर्म CHG4 फाइल करेगी टू द आरओसी और इसके लिए टाइमलाइन दिया हुआ है यहाँ पर. कितने टाइम में फाइल करेगी कंपनी? विद इन 30 डेज आफ्टर 100% रीपेमेंट ऑफ लोन. और देन वी आर सेइंग इसमें आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है 270 डेज की. आरओसी कैन गिव द एक्सटेंशन 270 डेज. तो 30 + 270 एंड टोटल विल बिकम 300 डेज. तो इसमें आरओसी आपको 30 + 30 + 60 डेज नहीं करवा रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है 30 + 270, 300 डेज तक का अलाउ कर रहा है. 270 डेज एक्सटेंशन है, ये अलग हटके याद रखना. आरओसी बदले में आपको बदले में क्या देगा? CHG5. आपने क्या फाइल किया था? CHG4. आरओसी क्या दे रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज CHG5 में देगा आरओसी आपको. सिंपल है ना? तो एक बार यहाँ इस तरीके से देख लीजिए. आपने 100% रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, 100%, दिस इज सेक्शन 82. 100% रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, तो 100% रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद लोन प्लस इंटरेस्ट, उसके बाद कंपनी विल फाइल CHG4 और उसमें इन्फॉर्म कर रहे हैं जी हमने 100% रीपे कर दिया. और कितने टाइम में फाइल करेंगे? इनिशियली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन. ROC कैन गिव एक्सटेंशन 270 डेज, टोटल गोज टू 300 डेज. और आफ्टर 300 डेज, हाँ जी, सेक्शन 87 में अभी आगे पढ़ोगे आप. आफ्टर 300 डेज रीजनल डायरेक्टर कैन गिव द एक्सटेंशन व्हेन यू विल फाइल द एप्लीकेशन इन CHG8. तो ये बड़ी अजीब, मतलब एक एड ऑन चीज़ है. अजीब कहना तो गलत है लेकिन एड ऑन चीज़ है कि 300 डेज के बाद भी एक्सटेंशन मिलेगा. RD विल गिव द एक्सटेंशन ऑन पेइंग द फर्दर फीस, एडिशनल फीस, एज द RD विल अनाउंस और एज द RD विल फिक्स. सो विल आई से यहाँ पर वो वाला फंडा नहीं है कि 120 दिन के बाद नो फर्दर एक्सटेंशन. यहाँ तो 300 दिन के बाद भी एक्सटेंशन मिल रही है, RD के पास पावर है. और सेक्शन 87 भी देख ही लो आप यहाँ पर. सेक्शन 82 खत्म, सेक्शन 87 देख लो. और आपने CHG4 फाइल किया, ROC से आपको CHG5 मिल गया. अगर आपने विद इन टाइम फाइल कर दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और अगर 300 दिन खत्म हो गए हैं तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 300 डेज, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 300 डेज, बोरोइंग कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों में से कोई एक can file application in the CHG8 to the RD, and RD can pass the order to the ROC for extension beyond 300 days या फिर for the rectification of CHG1, CHG4, CHG9. वो एक्चुअली सेक्शन 87 में अभी आप पढ़ोगे. सेक्शन 87 दो कामों के लिए होता है. या तो आपने पहले जो फॉर्म फाइल किए थे CHG1, CHG4, CHG9, उसमें कोई मिस्टेक थी, उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए आप RD के पास जाते हो कि रेक्टिफिकेशन की परमिशन दे दो. या फिर CHG4 300 डेज के बाद फाइल करना है, इसके लिए आप जाते हो सेक्शन 87 में. तो RD के पास दो कामों के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, A, B. और हम फिलहाल तो पॉइंट A के साथ कंसर्न है. RD गिव्स द एक्सटेंशन आफ्टर 300 डेज एंड पासिस द ऑर्डर टू द ROC कि ये लोग आएंगे अभी
ये लोग आएंगे अभी अपना CHG1 लेकर, तो इनसे, या CHG4 लेकर तो फाइल कर लेना. देन द कंपनी विल फाइल INC 28 अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द RD ऑर्डर टू द ROC. मैंने शुरू से हमेशा बोला है, पूरे कंपनी लॉ में 99% ऐसा होता है कि जब भी आप कोई RD ऑर्डर, NCLT ऑर्डर, CG ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर लेकर जाते हैं, तो फाइल INC 28 अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर to the ROC. तो कंपनी shall file that INC 28 along with a copy of the RD order to the ROC. और ROC को समझ में आ गया कि कंपनी परमिशन लेकर आई है फॉर फाइलिंग, for late filing of CHG4 after 300 days. And finally the company will file CHG4 to the ROC after 300 days, या फिर वो रेक्टिफिकेशन के लिए रेक्टिफिकेशन फाइल करेगी कंपनी, एज द केस में बी. तो ये सेक्शन 82 के साथ साथ आपका सेक्शन 87 हो गया. ये सारे फॉर्म्स की एक लिस्ट है. CHG10 अभी बेकार हो चुका है, बाकी सारे फॉर्म्स की लिस्ट है जो आपके काम की है. मेमोराइज कर लीजिएगा जहाँ तक हो सके, और मैं तो कहूँगा मेरे हिसाब से ऑलरेडी मेमोराइज हो चुकी होनी चाहिए. तो ये अब आपको वो 30 + 270 300 डेज भी समझ में आ गया, और 300 डेज के बाद सेक्शन 87 में RD एक्सटेंशन, वो भी समझ में आ गया आपको. लेकिन RD क्या लेगा? कॉन्डोनेशन फीस. आफ्टर 300 डेज RD विल टेक द कॉन्डोनेशन फीस. और नेक्स्ट पेज पे सेक्शन 83 इज नॉट फॉर एग्जाम. एग्जाम में एक बार भी नहीं आया कभी, तो मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहता. आई डोंट वांट टू डिवोट द टाइम ऑन दिस. एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा सेक्शन 83. 84 भी एग्जाम में नहीं आया एक बार भी, तो नॉट फॉर एग्जाम कह लो आप. मैंने देने के लिए दे दिया, अगर किसी का पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, बट एग्जाम में एक बार भी नहीं आया आज तक टिल डेट. सेक्शन 87 मैंने आपको बता ही दिया. अगर आपने 120 डेज के अंदर भी वो CHG1 फाइल नहीं किया, CHG9 फाइल नहीं किया, तो 120 डेज के बाद कंपनी के लिए पेनल्टी 5 लाख रुपए, ऑफिसर डिफॉल्ट के लिए 50 लाख रुपए. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, विलफुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या आपने कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपाई है फॉर्म CHG1 में या फॉर्म CHG9 में, तो 447 अप्लाई हो जाएगा. जेल मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years, एंड फाइन ऑल्सो. minimum fine equal to the amount of fraud, maximum amount of fine that is 3 times the amount of fraud. तो वो अप्लाई हो जाएगा फिर उस केस में, अगर आपने CHG1 में, CHG9 में कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या इन्फॉर्मेशन जानबूझकर छुपाई है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन. सेक्शन 87 मैंने आपको बताया 2 कामों के लिए है. पहला काम है कि आपने CHG4 फाइल नहीं किया, omission of giving the intimation for the satisfaction. CHG4 आपने फाइल नहीं किया विद इन 300 डेज, तो 300 दिन के बाद आप RD से एक्सटेंशन मांग रहे हैं. और दूसरा काम है कि आपने टाइमली फॉर्म फाइल किया था. CHG1, CHG4, CHG9 आपने समय से फाइल किया था, विद इन द टाइम लिमिट फाइल किया था, लेकिन उसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए आप करेक्शन करवाना चाहते हो. और उस करेक्शन के लिए, और आप बोल रहे हो सर गलती से हुआ. इनएडवर्टेंस का मतलब गलती से हुआ, जेन्युइन मिस्टेक है, एक्सीडेंटल मिस्टेक है, और कोई सफिशिएंट रीज़न है हमारे पास, हम फॉर्म रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं, तो फिर RD का ऑर्डर आएगा उस केस में कि ठीक है हम आपको रेक्टिफिकेशन अलाउ कर देते हैं, या फिर CHG4 की लेट फाइलिंग अलाउ कर देते हैं, एज द केस में भी CHG4 का टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर और जो ओमिशन मिसस्टेटमेंट है उसको आप रेक्टिफाई करवा लो. तो ये और से पहले और के बाद ये लास्ट में वो RD का डायरेक्शन है. RD का डायरेक्शन है, या तो CHG4 आपका टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर आप जो भी आपने फॉर्म गलत फाइल किया है उसको रेक्टिफाई करवा लो. तो सेक्शन वाइज आकर यहाँ पूरी कहानी आपकी खत्म हो गई. चैप्टर इज ओवर. सिर्फ एक एग्जाम क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ, बाकी आपके एग्जाम क्वेश्चन भी साथ साथ हो गए सारे के सारे. एक ये लास्ट में एक एग्जाम क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ. कंपनी ने लिया बैंक लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. लोन में लिखा है कि लोन का टेन्योर है 10 साल, लोन का अमाउंट है 500 करोड़. लोन एग्रीमेंट में लिखा है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है. फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बात समझ में आती है? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कम कभी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहेगा एज पर द मार्केट कंडीशंस. एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि लोन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द टेन्योर 10 ईयर्स. एक होता है कि फ्लक्चुएट होता रहेगा. एंड देन वी आर सेइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्या बोला है, लोन एग्रीमेंट में लिखा है स्टैम्प पेपर के ऊपर, लोन एग्रीमेंट में परसेंटेज इंटरेस्ट ऑफ 91 डेज ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय RBI प्लस 2.5%.
आरबीआई का जो 91 डेज ट्रेजरी बिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो आरबीआई पैसा बोरो करता है ट्रेजरी बिल की फॉर्म में, उस पे जो इंटरेस्ट पे करता है 91 डेज वाला जो ट्रेजरी बिल है, उसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चल रहा है उसमें 2.5% ऐड करके, आरबीआई तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम हिलाता रहता है, और आरबीआई जो है इसको टाइम टू टाइम हिलाता रहता है, कभी 4.75% है, कभी 5.25% है, कभी 6%, कभी 5.9% चेंज करता रहता है। ऊपर से 2.5% फिक्स्ड कंपनी और देगी, तो कंपनी लेंडिंग बैंक को कितना पे करेगी, जो आरबीआई ने फिक्स किया है उतना, प्लस ऊपर से 2.5% और। अब ये जब टाइम टू टाइम आरबीआई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करता है 91 डेज टी बिल के रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो हमारी कंपनी को भी कम ज़्यादा अकॉर्डिंगली देना पड़ता है टू द लेंडिंग बैंक। क्या इसको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कहेंगे, क्या इसको मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस कहेंगे? ये जो टाइम टू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम ज़्यादा देना पड़ता है, क्या इसको मॉडिफिकेशन कहेंगे? क्या इसका क्या इसका भी फॉर्म सीएचजी बन जाएगा, ये सवाल है। क्या इसका भी फॉर्म सीएचजी बन जाएगा? यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, यस और नो में आंसर चाहिए। क्या इसका भी फॉर्म सीएचजी बन जाएगा? इज इट अ मॉडिफिकेशन? क्या इसका फॉर्म सीएचजी बन जाएगा? तो हमारी कंपनी फर्स्ट वीक में पे कर रही है 9%, सेकेंड वीक में पे कर रही है 10%। तो लाइन लगाकर आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास, नो 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 नो। आंसर इज नो, आंसर इज नो। So whether CHG1 will be filed for the modification in the rate of interest? Answer is no. और no क्यों है? Reason है there is no change in the terms and conditions. There is no change in terms and conditions of loan agreement. आरबीआई अपना ट्रेजरी बिल रेट चेंज कर रहा है, हमने जो बेंचमार्क रखा प्लस 2.5% फिक्स्ड, तो जो 2.5% है वो तो फिक्स्ड है ना, उसको थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं हम। तो देयर इज नो चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट में तो आप चेंज नहीं कर रहे हो ना कुछ भी, क्लियर है ना? तो यहां आकर मैं बोल सकता हूं फाइनली दो यस आंसर, ये देखो लिखा है दो देयर इज चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन द वीकली बेसिस बट देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फाइनली CHG1 नहीं, आपको दोबारा फाइल नहीं करना, मॉडिफिकेशन के लिए दोबारा फाइल नहीं करना। द चैप्टर इज ओवर, द चैप्टर इज ओवर।